हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द येट अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले धमाकेदार एकदम, मतलब मेरा एकदम एनर्जी से भर गया हूं मैं आज। क्यों भैया, क्यों शब्द नहीं आ रहे मुंह में, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है। चैप्टर का नाम क्या है? देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नया चैप्टर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नया चैप्टर का नाम है हमारे वेरिएंस एनालिसिस, वही एक ही बात है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस। तो ये वाला चैप्टर तुम्हारे एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ना, है ना। मैं तुम लोगों को वैसे भी जब पूरा पूरा लेक्चर वेक्चर एंड ऑल खत्म हो जाएगा, तुम लोगों को गाइडेंस वाइडेंस मिलती रहेगी, तो उसमें तुम लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बताऊंगा भी कि टॉप 5 या टॉप 6 ऐसे चैप्टर जो एग्जाम में अपनी जगह बड़ी बड़ी जगह बनाते हैं एग्जाम में अपनी। और वो जो बड़ी जगह बनाने वाले चैप्टर जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग बड़ी जगह बनाता है अपनी, वैसे ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बड़ी जगह बनाता है अपनी। भैया बड़ी जगह बनाता है मतलब एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जो क्वेश्चन आएगा वो अच्छे खासे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा, ऐसी लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं आएगा, अच्छा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर अभी हम लोग को स्टार्ट करना है, जिसका नाम है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए कि कोई भी बच्चा भी लिखने में कॉन्सेंट्रेट करे। आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन हियर, बिकॉज अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना जरूरी है। एक बार ये चैप्टर समझ में आ गया, एक ही बार से ये चैप्टर समझ में आ गया, ऐसे निकाल दोगे पूरा चैप्टर। नहीं तो अगर ध्यान से नहीं समझे, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार देखना वीडियो को, ध्यान से अगर नहीं समझे भाई बाउंसर मार देगा चैप्टर। सही बोल रहा हूं, बाउंसर मार देगा। पर एक बार समझ गए ना लॉजिक, देखो इस चैप्टर का एक बहुत खराब चीज है कि बच्चे ना इस चैप्टर का फॉर्मूला रट लेते हैं। फॉर्मूला रट लोगे कोई इशू नहीं है, फंस लोगे एग्जाम में। श्योर शॉर्ट बोल रहा हूं, फंस जाओगे। थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दिया, घुमा दिया क्वेश्चन को, फंस जाओगे एग्जाम में। लॉजिक से समझोगे, लॉजिक समझोगे, ऐसे निकाल दोगे चैप्टर। तो इसलिए बोल रहा हूं फुल कॉन्सेंट्रेशन थोड़े समय के लिए मुझे तुम्हारा इधर चाहिए। ठीक है गाइस? यस भैया, यस, समझ गए हम आपकी बात। चलो बेटे देखो, ये तुम्हारे सामने मैंने छोटा सा तुम लोगों के लिए इंट्रोडक्शन बनाया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर का। समझने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? समझने की कोशिश। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझने की हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश हमारी जारी है। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड? आई वांट टू आस्क यू, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? तो लोग बोलोगे भैया एक लेवल सेट करना कि ये मेरा स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। एक लेवल सेट करने को हम क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं स्टैंडर्ड मतलब होता है जो लेवल, यानी कि जो मैंने प्लान करके रखा कि दिस इज माई स्टैंडर्ड, है ना, दिस इज माई स्टैंडर्ड, ये मैंने प्लान करके रखा। या मैं बोल सकता हूं मेरी एक्सपेक्टेशंस, क्या बोल सकता हूं? मेरी एक्सपेक्टेशन कि दिस इज माई स्टैंडर्ड। जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, तो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड। और अगर मैं 8 घंटे पढ़ा तो दैट इज व्हाट एक्चुअल। समझ में आ रही है ना बात? स्टैंडर्ड क्या है कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मेरा टारगेट है, मैं स्टैंडर्ड सेट किया कि आई नीड टू स्टडी 10 आवर्स डेली। ठीक है, आई हैव टू स्टडी 10 आवर्स डेली। और एक्चुअल में कितना घंटे पढ़ा? 8 घंटे पढ़ा। तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में अंतर समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वैसी क्या मैं इसे बोल सकता हूं एक बेंचमार्क? बोल सकते हैं ना, स्टैंडर्ड मतलब एक बेंचमार्क है कि इतना मुझे अचीव करना है, इतना मुझे अचीव करना है, या इतना मेरा प्लान है। ठीक है, और फिर उसके बाद अब एक्चुअल बाद में देखते हैं। स्टैंडर्ड सेट करने की जरूरत क्यों है ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ। स्टैंडर्ड सेट करने की जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत है कि तुम रोज डिसाइड करो कि तुमको इतने घंटे पढ़ना है? क्या आपको इस चीज की जरूरत है? आप खुद बताओ, अपने खुद में आंसर दो। मैं आपसे क्वेश्चनिंग पूछ रहा हूं, आप अपने घर पे बैठे हो या जहां भी बैठे हो, आप आंसर दो मुझे। स्टैंडर्ड सेट करने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? बिना स्टैंडर्ड के काम नहीं चलता क्या? बिना स्टैंडर्ड के मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था क्या? भैया स्टैंडर्ड मैं इसलिए सेट करता हूं, आप मुझे रिप्लाई दे रहे हो भैया मैं इसलिए स्टैंडर्ड सेट करता हूं ताकि मैं कंपेयर कर सकूं अपनी परफॉर्मेंस को। अच्छा, कंपेयर कर सकूं। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ताकि भैया जब मुझे ऐसा लगे कि मेरी परफॉर्मेंस डाउन चल रही है, लो चल रही है, तो मैं करेक्टिव एक्शंस ले सकूं उसको सही करने के लिए। और जब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड सेट क्यों किया जाता है? ताकि हम जब एक्चुअल में कोई परफॉर्मेंस करे या एक्चुअल में उस काम को करे, तो मैं स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करके ये देख सकूं कि मेरा काम अच्छा चल रहा है बुरा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोचा था 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 8 ही घंटे पढ़ा, तो ये क्या है? एडवर्स परफॉर्मेंस है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। एडवर्स मतलब नेगेटिव में चल रही है, एडवर्स मतलब नेगेटिव में चल रही है, 2 घंटे कम पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, मेरा स्टैंडर्ड 10 घंटे का था, मैं 12 घंटे पढ़ दिया, तो ये क्या है? फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव में चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से एक स्टैंडर्ड सेट करना जरूरी है ताकि मेरे को दिमाग में रहे कि मेरे को इतना तो करना ही है। मेरे को दिमाग में रहे कि 10 घंटे तो पढ़ने ही है, 10 घंटे के ऊपर पढ़ सकता हूं, 10 घंटे के नीचे पढ़ा तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से स्टैंडर्ड सेट करना जरूरी है ताकि दिमाग को एक गोल मिलता है, एक टारगेट मिलता है। ठीक है, तो ये बात है। तो स्टैंडर्ड सेट करना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो चैप्टर के नाम का मतलब ये है स्टैंडर्ड, मतलब एक बेंचमार्क सेट करना।
एक लेवल को सेट कर देना, एक लेवल को फिक्स कर देना जहां पर मैं अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाहता हूं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट करोगे। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे आप? ये देखो, आपने सोचा कि आपने ये सोचा, ये देखो, ये आप सोच रहे हो, देखो ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये आप हो और ये आप सोच रहे हो, सोचो 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 सोचो, देखो देखो क्या वो पेड़ है। तो ऐसे आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो कि मैं ना डेली पढ़ूंगा 4 घंटे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा आपने इसलिए बोला कि भाई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनती, थ्योरी तो है नहीं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा उतनी अच्छी बात हो जाएगी। तो मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर मैं इन टोटल 400 क्वेश्चन तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा। इन टोटल 400 क्वेश्चन में कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा मिला के ना, पूरा मतलब कंप्लीट तुम स्टैंडर्ड बना रहे हो, अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि आई एम गोइंग टू सॉल्व एटलीस्ट 400 क्वेश्चंस इन दिस कॉस्ट अकाउंटिंग। 400 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैं 3 महीने के अंतराल में, 3 महीने का मेरा मैक्सिमम टाइम है, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का कंप्लीट सिलेबस खत्म करके बैठ जाऊंगा हर हर गंगे। ठीक है, 3 महीने में खत्म करके बैठ जाऊंगा। ये आपने क्या किया? ये आपने सोचा, ये आपने सोचा। तो आपने जो सोचा, आपने जो डिसाइड किया, आपने जो प्लान किया, वो आपका क्या बन गया? वो आपका बन गया स्टैंडर्ड। क्या बन गया? वो आपका स्टैंडर्ड बन गया। समझ में आ रही क्या बात? यस भैया। इसके बाद आई आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी रही? आप डेली पढ़ाई किए, एग्रीड, आपने डेली पढ़ाई की, पर आप डेली 3 ही घंटे पढ़ पाए। तो एक बात बताओ, फेवरेबल है एडवर्स है? ये बताओ पहले, मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है। भैया मैं सोचा था 4 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ा। तो क्या आपके लिए फेवरेबल है या एडवर्स है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहले आप ये समझ लो, फेवरेबल मतलब होता है, फेवरेबल मतलब होता है पॉजिटिव रिजल्ट, और एडवर्स मतलब होता है नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, फेवरेबल मतलब होता है पॉजिटिव रिजल्ट, एडवर्स मतलब होता है नेगेटिव रिजल्ट। तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की भाषा में आपसे बात करना पसंद करूंगा। ठीक है, आप लोगों का जो ध्यान है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज की तरफ मैं खींचना पसंद करूंगा। तो बताओ, 4 घंटे सोचे थे पढ़ेंगे, क्या सोचे थे? 4 घंटे पढ़ेंगे। कितने घंटे पढ़े? 3 घंटे। 1 घंटा कम पढ़े, एडवर्स है। क्या है? एडवर्स है। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात। वैसे मैं बता दूं आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इतना नहीं सोचना पड़ेगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव आया, आप उसको एडवर्स बोलोगे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया, आप उसको फेवरेबल बोलोगे। एज सिंपल एज दैट। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ये सोचना ही नहीं पड़ेगा। अभी तो मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है कि आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। न्यूमेरिकल के दौरान पॉजिटिव आया आंसर तो फेवरेबल है, नेगेटिव आया तो एडवर्स है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी तो हम लोग हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपने सोचे थे मैं 400 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्या सोचा था आपने? 400 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपने कर दिए 500 क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आपके लिए एडवर्स है या फेवरेबल है? ये आपके लिए फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कम क्वेश्चन थे, आपने सॉल्व ज्यादा क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट फेवरेबल फॉर यू। अगेन, आपने सोचा था आप 3 महीने में कंप्लीट करोगे, पर आपने 4 महीने में कंप्लीट किया, तो आपने ज्यादा समय ले लिया, 1 महीने ज्यादा समय ले लिया। ठीक है, तो ये आपके लिए एडवर्स या फेवरेबल है? ये आपके लिए एडवर्स है। तो ये क्यों किया हम? ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल हमने क्यों किया? एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया ताकि मैं पता लगा सकूं मेरी परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही। आई वॉन्ट टू चेक माई परफॉर्मेंस, ताकि नेक्स्ट टाइम जो गलतियां इस बार हो गई वो नेक्स्ट टाइम गलती ना हो। इसको देख के क्या समझ में आया? एक बात बताओ, ये स्टैंडर्ड एक्चुअल के कंपैरिजन से आपको क्या समझ में आई? आप कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, आप अकाउंटेंट है। आई वांट टू आस्क यू कि आपको ये जो परफॉर्मेंस आपने स्टैंडर्ड और एक्चुअल, स्टैंडर्ड आपने सोची थी, एक्चुअल आपने परफॉर्म की, उसको आपने लिस्ट डाउन किया। अब इस डेटा को देख के आपको क्या बातें समझ में आई? बातें ये समझ में आई कि क्योंकि मैंने 1 घंटे कम पढ़ा तो इस वजह से मुझे ओवरऑल मंथ ज्यादा लग गए। तो अगली बार आप क्या करेक्टिव एक्शंस लोगे? आप ये करेक्टिव एक्शन लोगे कि आप जो है 3 घंटे की जगह अगली बार से 4 घंटे ही पढ़ोगे, आलस को साइड में रखे। ठीक है, ये जो भी रीजन है XYZ पर, तो आपके नंबर ऑफ मंथ जो है वो 3 महीने में आ जाएंगे और ये फिर से 4 महीने में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आप करेक्टिव एक्शंस लोगे, समझे? तो इस वजह से डेटा का स्टैंडर्ड सेट करना और फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करना जरूरी है, ताकि हम क्या निकाल सके? दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल सके, डेविएशन निकाल सके। और आपको पता है, हम डेविएशन को वेरिएशन भी बोलते हैं। डेविएशन को हम वेरिएशन, जो इस चैप्टर का नाम भी है ना, इस चैप्टर का नाम भी है ना वेरिएशन एनालिसिस, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्यों है वेरिएशन? क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएशन निकालते हैं। समझ में आई क्या बात? यस भैया यस। ये देखो मैंने लिख के रखा है, एडवर्स, फेवरेबल, एडवर्स। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, पर ये न्यूमेरिकल के केस में नहीं होगा। न्यूमेरिकल के केस में पॉजिटिव आया
मतलब फेवरेबल लिख देना, नेगेटिव आया मतलब एडवर्स लिख देना, बात खत्म। ठीक है, तो वहां पर तो न्यूमेरिकल में जब पहुंचेंगे तब चर्चा होगी। ठीक है, बाकी चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मेजरली मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस पढ़ते हैं। ओवरहेड वेरिएंस के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। बट पते की बात यह है कि ओवरहेड वेरिएंस आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है बस मटेरियल और लेबर वेरिएंस। ठीक है, तो ये दो चीज आपके सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट ने डाल के रखी है जो हमें डिस्कस करना है आपके पेपर नंबर 8 के अंदर। ठीक है, समझ में आ रही के बाद ग्रुप 1 सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप नंबर 1 पेपर नंबर 8, ठीक है, के अंदर मटेरियल और लेबर वेरिएंस आपको दिखेगा। तो हमको ये दो बातें डिस्कस करनी। जैसे हम आते हैं आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, तो यहां पर हम देखते हैं, रुको, ये देखो बेटे, आपके मॉड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस के अंदर आपको मटेरियल और लेबर ओनली लिखा हुआ इंस्टीट्यूट ने सामने, ताकि वो बता दे कि आपको सिर्फ यही दो पढ़ना है। तो आपको पहला मटेरियल पढ़ना है, दूसरा लेबर पढ़ना है। ठीक है, ये दो वेरिएंस आपको बस पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारी बातें तो डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, पर हम अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। अब लास्ट चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़े भैया। सिंपल सी बात है यार, पास होने के लिए, इंटर ग्रुप 1 में पास होने के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। भैया इधर उधर की बातें ना करो, सच सच बताओ क्यों पढ़ना है चैप्टर हमको, ताकि हम करेक्ट कर सके सिचुएशन को, एक्शंस लेके, वेरिएशन देखे उसके लिए करेक्टिव एक्शंस ले सकें। सिंपल शब्दों में, टू टेक करेक्टिव एक्शन फॉर द वेरिएशंस। ठीक है, तो जो भी वेरिएशन आ रहे होंगे, जो भी डेविएशन आ रहे होंगे, उसका रीजन, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, अब वेरिएशन और डेविएशन को निकालोगे, दोनों एक ही बात है वैसे। ठीक है, आप निकालोगे और आप करेक्टिव एक्शंस लोगे कि ऐसा क्यों हुआ, डिफरेंस क्यों आया, स्टैंडर्ड जितना मैं सोचा था और एक्चुअल जो मैंने किया उस पर डिफरेंस क्यों आया, उसके लिए मैं क्या लूंगा, करेक्टिव एक्शंस लूंगा। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ भैया बातें समझ में आ रही है। चलो, अब एक्चुअल में जो आपको देखने को मिलेगा, जो वैरायटी, उसके ऊपर हम अभी करते हैं चर्चा। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डालो, कितने टाइप के वेरिएंस पढ़ने हैं। तो टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ना, हम लोग कौन सा करेंगे, पहला हम करेंगे मटेरियल वेरिएंस और दूसरा हम करेंगे लेबर वेरिएंस। अब एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहूंगा, मटेरियल वेरिएंस आप 100% कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे, 100% कॉन्सेंट्रेट करके समझोगे, लेबर वेरिएंस बन जाएगा, क्योंकि मटेरियल और लेबर वेरिएंस दोनों सेम है, दोनों सेम टू सेम है। तो मैं मटेरियल वेरिएंस पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगा समझाने में आपको, ताकि लेबर वेरिएंस आपको चुटकियों में समझ में आ जाए। क्लियर हो रही है क्या बात? हाँ भैया क्लियर हो रही है बात। तो हेडिंग डालो अपनी कॉपी में सबसे पहले, मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है, खत्म बेटे खत्म। क्या अभी तो चैप्टर चालू नहीं हुआ है, कहां खत्म होगा, लिखना खत्म बेटा, लिखना खत्म, भावनाओं में जाओ। चलो एक एग्जांपल लिखो, क्वांटिटी और प्राइस, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। मैंने सोचा स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे लगेगी 5000 यूनिट्स, मुझे एक्चुअल में लग गई 6000 यूनिट। मैंने सोचा था स्टैंडर्ड प्राइस होगा 100 रुपए, एक्चुअल प्राइस हो गया 110 रुपए। बस बस यही क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन को समझ गए चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं भैया, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, इसको समझ लो चैप्टर खत्म। बस इसको समझना है। भैया हमको लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं लिखना है, अभी मैं लिखने के लिए अलग से टाइम दूंगा, बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, मैं जो लिखूंगा उसको देखना है। यहां तुमको बोर्ड में जो भी चीजें दिख रही है और सिर्फ चीजों को समझने की कोशिश करना है। अब एक बात बताओ, क्या सोचा था मैंने, क्या से क्या हो गया, क्या सोचा था मैंने, कितनी यूनिट्स की जरूरत है मुझे प्रोडक्शन के लिए, 5000 यूनिट्स की, कितनी यूनिट्स लग गई, 6000 यूनिट्स। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो यूनिट्स की डिमांड होती है, अब एक बात बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? देखो सबसे पहले होता है एक परचेज डिपार्टमेंट। कौन होता है? परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है? रॉ मटेरियल परचेज करता है, रॉ मटेरियल को परचेज करता है, फिर उसको फॉरवर्ड कर देता है स्टोर डिपार्टमेंट को। अब मैं यहां अभी कुछ समय के लिए टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर डिपार्टमेंट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर आता है कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? प्रोसेस करता है, किसको? रॉ मटेरियल को। फिनिश गुड बना के किसको दे देता है?
सेल्स डिपार्टमेंट को। किसको दे देता है? सेल्स डिपार्टमेंट को दे देता है। फिर सेल्स डिपार्टमेंट क्या करती है? सेल्स करती है। सिंपल सा प्रोसीजर है, एकदम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। तो मुझे एक बात बताओ, परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करने का काम करती है। उनका काम क्या है? सस्ते से सस्ते में बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। तो एक बात बताओ, कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है ये कौन बताएगा? परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट ने किसको कॉल लगाएगी? परचेज डिपार्टमेंट किसका नंबर घुमाएगी? ट्रिंग 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 ट्रिंग, किसका नंबर दबाएगी तो पता चल जाएगा कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लगाएगी कॉल। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगी ना कि इस साल उनको कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो वो परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉल लगाएगी, पूछेगी हेलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। सर इस बार कितना प्रोडक्शन करने की इच्छा है आपकी? 5000 यूनिट्स लिख लो। ओके सर 5000 यूनिट्स हम आपके लिए ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। तो बताओ ये जो 5000 यूनिट्स है ये स्टैंडर्ड किसने सेट किया होगा? ये स्टैंडर्ड किसने सेट किया होगा? भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सेट किया होगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सेट किया होगा कि 5000 यूनिट्स की आवश्यकता है, ठीक है भैया। इसके बाद ये जो प्राइस है 100 रुपए स्टैंडर्ड, जो 100 रुपए स्टैंडर्ड प्राइस है वो किसने बताया होगा कि स्टैंडर्ड प्राइस 100 रुपए? अब बताओ परचेस करने की जिम्मेदारी किसकी है? परचेस डिपार्टमेंट की है। तो ये जो प्राइस है स्टैंडर्ड 100 रुपए, ये मैं लिख के रखा हूं, मतलब कोई तो मुझे बताया होगा। मैं अकाउंटेंट हूं ना, मैंने कॉल किया, हेलो परचेस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, हेलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। भैया कितना आपने स्टैंडर्ड यूनिट सोच के रखा है? 5000 यूनिट सोच के रखा है जी, 5000। तो मैंने तुरंत लिख लिया स्टैंडर्ड में 5000 यूनिट्स इन्होंने सोच के रखा है। फिर मैं परचेज डिपार्टमेंट कॉल लगाया, मैं पूछा पर यूनिट रेट कितना चल रहा है, आप कितना रेट बता रहे हो कि कितने रेट में आप परचेस करके लाओगे रॉ मटेरियल? तब परचेस डिपार्टमेंट ने मुझे बोला कि सर हम 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इस बार परचेस करके लाने वाले हैं रॉ मटेरियल। कितना रुपए पर यूनिट? 100 रुपए पर यूनिट। तो ये मुझे कहां से पता चला? परचेस डिपार्टमेंट से पता चला। तो मैंने स्टैंडर्ड लिख के रख लिया। अब फिर मैं आराम से बैठ गया, ओ मेरे गाना गाते गाते आराम से बैठ गया, ठीक है। फिर साल खत्म हो गया, साल खत्म हुआ, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉल लगाया, हेलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हाँ जी बोल रहे हैं। सर कितना यूनिट्स लगा इस बार आपको एक्चुअल में प्रोडक्शन के लिए? जी 6000 लग गया। तो अरे सर आप तो 5000 बोले थे स्टैंडर्ड। तो ठीक है ना जी 6000 लग गया, दिक्कत कितने है? तो उन्होंने बोला, मैंने बोला ओके। तो मैंने देखा एक्चुअल यूनिट्स कितनी लग गई? 6000। अब मुझे एक बात बताओ, किसकी गलतियों का नतीजा भुगता है मैंने? किसकी गलतियों का नतीजा भुगता है? किसने बोला था 5000 लगेगा पर 6000 लग गया? भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला है। किसने बोला है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये किसकी गलती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती है। उन्होंने सोचा 5000 था, 6000 लगा दिए, तो ये हो गई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती। दूसरा, मैंने परचेज डिपार्टमेंट कॉल लगाया, हेलो परचेज डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। जी कितने रुपए में आपने परचेज किया इस बार पर यूनिट? जी 110 रुपए लग गया हम लोग को पर यूनिट कॉस्ट। तो मैं बोला सर आपने तो स्टैंडर्ड 100 रुपए बोला था। नहीं वो एक्चुअल में प्राइस इन्फ्लेट हो गई ना, तो इसलिए 110 रुपए लग गया। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर मैंने फोन रख दिया। तो ये 110 रुपए एक्चुअल में लग गया, किसकी कर्मों का नतीजा है ये है परचेज डिपार्टमेंट की कर्मों का नतीजा। परचेज डिपार्टमेंट की गलती हो गई। क्यों? उनको मार्केट में रेट पता कर लेना था ना कि रेट इन्फ्लेट हो गया, फिर मुझे बताना था। पहले पता कर लेते फिर मुझे बताते, क्योंकि मुझे बजट भी बनाना होता है ना साल भर का। तो मैं तो बजट में सोच के चल रहा था कि 5000 यूनिट्स लगेगा और 100 यूनिट लगेगा। अदर कॉस्टिंग भी होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बस नहीं करता हूं मैं कॉस्ट शीट भी बनाता हूं, मैं बहुत सारी चीज करता हूं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं। जितने चैप्टर पढ़ के आओ ना सारे चैप्टर यूज करता हूं मैं। तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बजटेड फिगर्स की मुझे जरूरत होती है, स्टैंडर्ड फिगर्स की जरूरत होती है। तो इन लोग की वजह से मेरी जबरदस्ती में गलती हो गई ना। बजट कुछ और बनाया था, अभी कुछ और खर्चा कर दिए लोग, ज्यादा खर्चा कर दिए। तो अब मुझे पता चल गई है गलतियां किसकी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, परचेज डिपार्टमेंट की। अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं इस गलतियों का नतीजा निकालने की कोशिश करूंगा। नतीजा कैसे निकलेगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन टोटल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब आप वीडियो को, ये मैं जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, ठीक है। जैसे ही मैं बोलूंगा आपको बताना है इन टोटल कितने का अंतर आया मेरा स्टैंडर्ड और एक्चुअल में। इन टोटल कितने रुपए का अंतर आया है स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में, कितने रुपए स्टैंडर्ड में कितने रुपए खर्चा होंगे सोचे थे और एक्चुअल में कितने रुपए खर्चे हो गए, इस पे कितने का डिफरेंस है आप मुझे बताओगे। चलो वीडियो को पॉज करो, निकालो। हो गया, निकाल लियोगे। अब मेरे साथ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी सोची थी, स्टैंडर्ड मेरा कितना खर्चा होगा, मैंने क्या सोचा था। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाल सकता हूं मैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने सोचा था 5000 यूनिट्स लगेंगे और एक यूनिट 100 रुपए का है।
ठीक है, 100 रुपए का 1 यूनिट है, तो मुझे 5 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। क्या मैंने ये सोच के रखा था? बिल्कुल यस। ठीक है, पर मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना लग गया? मेरा एक्चुअल का कॉस्ट कितना लग गया? मेरे को 6000 यूनिट्स लग गए और 110 रुपए 1 यूनिट का लग गया, तो मेरा 6,60,000 का खर्चा हो गया क्या? यस। तो इन टोटल मेरा टोटल डेविएशन कितने का हो गया? टोटल डेविएशन कितने का हो गया? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होता है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है, तो 5 लाख माइनस 6,60,000, तो मेरा एक्चुअल में 1,60,000 का क्या आ गया? डेविएशन आ गया। और ये नेगेटिव है तो इसको मैं यहां एडवर्स लिख दूंगा। सामने नेगेटिव मत लगाना, ब्रैकेट में एडवर्स लिख देना, उसका मतलब भी नेगेटिव ही होता है। ये एडवर्स है, एडवर्स मतलब ज्यादा खर्चा हो गया। फेवरेबल होता मतलब कम खर्चा हो गया। सोचो ना, कॉमन सेंस। मैं सोच के गया था 100 रुपए खर्चा होगा, 50 रुपए में काम हो गया। क्या है मेरे लिए? फेवरेबल है या एडवर्स है? भैया फेवरेबल है। मैं सोच के गया था 100 रुपए खर्चा होगा, 150 रुपए खर्चा हो गया। क्या है मेरे लिए? फेवरेबल है या एडवर्स है? भैया एडवर्स है। समझ में आ गई बात? तो ये बातें यहां पर, तो ये मेरा क्या हो गया? एडवर्स हो गया। क्लियर हो गई बात? तो इसको मैं क्या बोलता हूं पता है? इसको मैं क्या बोलता हूं पता है? इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलता हूं मैं? एक बार और बोलो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो जो डायरेक्ट मटेरियल मुझे लगना था उस पे, उसके कॉस्ट पे जो वेरिएंस आई है, बताओ तो मैंने कैसे निकाला? मैंने कैसे निकाला बताओ? ये क्या है मेरा? ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और ये क्या है मेरा? ये स्टैंडर्ड रेट है। क्या मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके निकाला है? रुको, आई नीड टू चेंज द कलर। क्या मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड रेट से, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया स्टैंडर्ड खर्चा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड रेट को, फिर उसको मैंने माइनस कर दिया। ये देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से माइनस किया ना, और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट है ना। एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या है? ये देखो, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट है ना। ये देखो, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी? 6000, एक्चुअल रेट कितना है? 110। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। हाँ ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, तो इससे मेरा क्या निकला? एक्चुअल निकला। यहां मैं लिख देता हूं एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अभी कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा ना, कोई भी बच्चा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वीडियो को बैक करके लिख लेना एक बार, जब बातें समझ में आ जाएगी। अभी बिल्कुल मत लिखो, अभी मूवी देखो बैठ के। ये मूवी चल रही है, मूवी का नाम क्या है? प्यार के दो लम्हे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस। बस ठीक है, रोमांटिक मूवी समझो इसको, और इसके साथ प्यार करने की कोशिश करो। इस चैप्टर के साथ कंपैटिबिलिटी बैठाओ। ठीक है, इस जैसे मूवी की स्टोरी याद हो जाती है ना, इस चैप्टर की स्टोरी याद करो। ये मैं स्टोरी तो सुना रहा हूं तुम लोग को कि क्या हुआ फर्म में। अभी देखो फर्म में चल रहा है मैटर, अभी मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं चीजों को। एक्चुअल को मैंने माइनस किया, तो एक्चुअल का क्या है फॉर्मूला? एवरेज क्वांटिटी माइनस इनटू एवरेज रेट। सॉरी, एक्चुअल, मैं एवरेज बोल दिया। हाँ, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और ये क्या है? ये एक्चुअल कॉस्ट है। ये दोनों को माइनस करने से क्या आया? मेरा वेरिएंस आया। क्या आया? मेरा वेरिएंस, डेविएशन आया। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? और वो कैसा है? एडवर्स आया। एडवर्स क्यों आया? क्योंकि जितना सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरी कितनी थी? 5000। अब मैं तुमको एक्चुअल फॉर्मूला बता रहा हूं ना, स्टैंडर्ड रेट कितना था? 100 रुपए, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 6000, एक्चुअल रेट कितना था? 110 रुपए। तो इससे कितना आ जाएगा? ये 5 लाख माइनस 6,60,000, तो ये कितना आ जाएगा? 1,60,000 नेगेटिव। और कैन आई नॉट से दिस इज एडवर्स? बोलो, बातें समझ में आ रही है क्या? यस। तो ये होता है मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब खर्चे में कितने का मेरा क्या आया? डिफरेंस आया। खर्चे में, कॉस्ट जो पुट ओवरऑल खर्चा होता है ना, उसमें मेरा कितना वो आया? डिफरेंस आया। समझ में आ गई बात? यस भैया। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल। अभी लिखने का काम कोई नहीं करेगा, लास्ट में मैं लिखवा दूंगा पूरा एक साथ, यहां से यहां तक लास्ट में लिखवा दूंगा। अब मेरी बातों को समझो, मुझे जानना है, मुझे तुम लोग बताओगे, यू नीड टू टेल मी, ये जो मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है, आई वॉन्ट टू नो द रीजन, जस्ट आई वॉन्ट कि मेरे को रीजन जानना है। तो मैं रीजन जानने की कोशिश किया और मैंने लगाया कॉल, ठीक है, मेरे को वेरिएंस पता चल चुका है, मैंने कॉल लगाया। हेलो, परचेज डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं।
सर ये क्या बोलते हैं, जो आपका जो रेट है वो आपने कितना लिया है, मतलब आपने मुझे स्टैंडर्ड 100 रुपए बताया था, तो आपने कितना, कोई रेट में डिफरेंस आया क्या जब आप परचेस कर रहे थे? तो हाँ जी आया है डिफरेंस। सर कितने का डिफरेंस आया जी? 10 रुपए का। जी हमने आपको 100 रुपए बोला था स्टैंडर्ड, पर एक्चुअल में 110 रुपए लग गया। तो मैंने बोला ओके जी। तो पहले मैं पकड़ लिया पहले गुनेगार को, रीजन जान रहा था ना, रीजन। पहला गुनाहगार, फर्स्ट विक्टिम कौन है? परचेज डिपार्टमेंट। फर्स्ट विक्टिम कौन है? परचेज डिपार्टमेंट। पहली गलती पकड़ा गई है परचेज डिपार्टमेंट की। फिर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉल, हेलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहे हैं जी? बोल रहे हैं सर ये आपको कितने यूनिट्स लगे इस साल प्रोडक्शन के लिए? आपने मुझे 5000 का स्टैंडर्ड बताया था जी, एक्चुअल में तो 6000 लग गए। हाँ मैंने बोला ओके। मेरे को दूसरा रीजन भी मिल गया। कौन है दूसरा रीजन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कुछ और था, कर कुछ और डाले। बोला कुछ और था, कर कुछ और डाले। तो मुझे एक बात बताओ, क्या परचेज डिपार्टमेंट की गलती किस चीज में हो गई? प्राइस में। परचेज डिपार्टमेंट की गलती किस चीज में हो गई? प्राइस में। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती किस में हो गई? यूसेज में। उन्होंने बोला था इतना यूज होगा, इतना यूज हो गया। उन्होंने बोला था 5000 यूज होगा, 6000 यूज हो गया। परचेज डिपार्टमेंट ने बोला था 100 रुपए में खरीदेंगे, 110 रुपए में खरीद ली। ठीक है, तो गलतियां समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, डेविएशन कैसे निकलता है? मैं आपको पहले बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, यही होता है फॉर्मूला। अगर नेगेटिव आया तो एडवर्स, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कहां गलती हो गई? यूसेज में। उन्होंने बोला था हम 5000 यूज करेंगे, रुक जाओ, उन्होंने बोला था कि हम 5000 यूज करेंगे, कितना यूज कर दिए? 6000 यूज कर दिए। उन्होंने बोला था हम 5000 यूज करेंगे, कितना यूज कर दिए? 6000। उन्होंने स्टैंडर्ड बोला था 5000, एक्चुअल यूज कर दिए 6000। तो क्या मैंने ये डेविएशन निकाल दिया? यस। परचेज डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला था हम 100 रुपए में खरीदेंगे, 110 रुपए में खरीदेंगे। तो ये था मेरा स्टैंडर्ड, ये था मेरा एक्चुअल। क्या मैंने डेविएशन निकाल दिया? यस। तो प्राइस का डेविएशन है ये, और यूसेज का डेविएशन है ये। क्या इतनी बातें समझ में आ रही? गलतियां दिख रही है ना, गलतियां। अब एक बात बताओ, ये जो मेरा प्राइस है, ये जो मेरा प्राइस है जो 10 रुपए ज्यादा लग रहा है, दिख रहा है ना, 10 रुपए ज्यादा लग रहा है, ये कितने यूनिट्स के लिए 10 रुपए ज्यादा लगेगा? कितने यूनिट्स के लिए? मुझे ये जानना है कितने यूनिट्स के लिए 10 रुपए ज्यादा लगेगा। क्या मैंने 5000 यूनिट परचेज किए कि 6000 यूनिट परचेज किए? मुझे ये बताओ। आपको अकाउंटेंट की तरह सोचना है। भैया ऑफ कोर्स 6000 यूनिट परचेज किए। तो ये जो परचेज डिपार्टमेंट की गलती हो गई, 10 रुपए उन्होंने कम रेट बता दिया। इस गलती का भुगतान पूरे 6000 यूनिट को भुगतना पड़ेगा, यानी पूरे 6000 यूनिट के लिए मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, या मैं बोलूंगा नहीं मैं तो 5000 यूनिट के लिए बस लेता हूं। क्या ये सही होगा? आप अकाउंटेंट हो, खुद सोचो। आपने 6000 यूनिट परचेज किए हैं, तो इस प्राइस का इंपैक्ट क्या पूरे 6000 यूनिट में दिखेगा? जी बिल्कुल दिखेगा। यस। तो यहां पर मैं क्या लेता हूं? एक्चुअल क्वांटिटी लेता हूं, जो कि कितनी है? 6000 यूनिट। और ये क्या है? मेरी एक्चुअल क्वांटिटी। क्या है मेरी? ये स्टैंडर्ड रेट है, ये एक्चुअल रेट है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक्चुअल क्वांटिटी से क्यों मल्टीप्लाई किया? समझ में आ रही है क्या बात? बिल्कुल समझ में आ रही भैया। क्यों किया? क्योंकि भाई ये जो 10 रुपए मेरे को ज्यादा देने पड़ेंगे ना, पहले वो 100 रुपए बोला था, अब 110 दे रहे हैं, तो ये 10 रुपए ज्यादा मैं दे रहा हूं ना, तो जो मैं एक्चुअल में जो मैं परचेस करके ला रहा हूं ना, उसमें पूरे में 10 रुपए ज्यादा दूंगा। तो ये वेरिएशन जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी पे निकलेगा। एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा ना, है ना? समझ रहे हो ना बात? क्यों? ये 10 रुपए मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा इतने यूनिट्स में, समझे? 10 रुपए मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा 6000 यूनिट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद यूसेज में आ जाओ। यूसेज में 1000 एक्स्ट्रा यूनिट्स लग गए, 1000 एक्स्ट्रा यूनिट्स लग गए। अब यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ये गलती है। उन्होंने पहले कितना बोल के रखा था? 5000, अभी कितना ले रहे हैं? 6000। एक मिनट, हाँ बेटे देखो, तो कहा थे हम लोग? यस। तो हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती किधर है? उन्होंने बोला 5000 लगेगा, लग कितना गया? 6000। तो कितना ज्यादा लग गया? 1000 यूनिट ज्यादा लग गए। ठीक है, तो अब इसमें अंदर में क्या है देख लो, यहां पर क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है मुझे रेट से। ठीक है, रेट से मुझे यहां पर मल्टीप्लाई करना है, पर रेट कौन सा लूं? स्टैंडर्ड रेट या एक्चुअल रेट? आप लोग दिमाग लगा के सोचो। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को बुलाया, मैं बोला ये क्या बात है आपकी, आप 5000 बोलते हो, 6000 यूनिट्स लग गए, कैसे करूं मैं? वेरिएंस आ रहा है। तो वो बोले सर कितने का वेरिएंस आ रहा है? मैं बोला 1000 यूनिट का वेरिएंस है। तो वो बोला सर पैसे में, रुपीज में बताओ, क्योंकि हम लोग वेरिएंस रुपीज में निकालते हैं ना, वेरिएंस हम रुपीज में निकालते हैं, इसलिए हम क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे ना। हर जगह क्वांटिटी और रेट मल्टीप्लाई होगा ताकि रुपीज में बात हो। ठीक है, तो मैं बोला मैं ले रहा हूं 110 रुपए ले रहा हूं मैं,
बोला सर आप 110 रुपए क्यों ले रहे हो? तो वो तो मेरे को 100 रुपए बोला था। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बोला, जब मैं परचेज डिपार्टमेंट वाले से बात किया था कॉल में, तो वो मेरे को बोला था 1 यूनिट का 100 रुपए लगेगा, तो आप 110 क्यों ले रहे हो? मैं बोला अरे एक्चुअल में तो 110 लग गया है ना, स्टैंडर्ड को तू छोड़, एक्चुअल में तो 110 लग गया है। तो बोलेगा सर आप कैसे बात कर रहे हो, मैं क्या करूं? वो तो उसकी गलती ना, उसकी गलती की सजा मुझे क्यों मिलेगी? मेरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अगर आप 110 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप 110 से मल्टीप्लाई करोगे 1,10,000 रुपए आएगा, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख रुपए आएगा। मेरी गलती कितने की है? मुझे तो लगा था वो 100 रुपए में परचेस करेगा, है ना, तो मैंने उसको बोल के रखा था 5,000 रुपए। चलो मैं मान रहा हूं यूनिट्स मैंने गलत बताए, 5,000 की जगह 6,000 लग गए। आप 1,000 यूनिट्स का डेविएशन ले लो, पर आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि प्राइस का वेरिएशन हुआ, वो मेरी गलती नहीं है, वो किसकी गलती है? वो परचेज डिपार्टमेंट की गलती है। प्राइस का वेरिएशन परचेज डिपार्टमेंट की गलती, यूसेज का वेरिएशन सेल्स डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो मैं इधर क्या लूंगा? इधर मैं लूंगा स्टैंडर्ड रेट। क्यों? क्योंकि इसको स्टैंडर्ड रेट से मतलब है, एक्चुअल रेट से इसको मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ एक्चुअल रेट ले लिया तो यहाँ एक्चुअल रेट का भी इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्चुअल रेट का इफेक्ट। तो बच्चे एक बात बोलते हैं मेरे को, क्या बात बोलते हैं? तो भैया फिर यहां पर भी आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी लो ना, 6,000 रुपए। तो मैं बोला नहीं बेटा, तू अकाउंटेंट की तरह सोच। किसकी तरह सोच? तू अकाउंटेंट की तरह सोच। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तो यही गलती थी ना कि वो 1,000 यूनिट कम बोल दिए। ठीक है, तो इसको अब ये जो 1,000 यूनिट है, ठीक है, जो 1,000 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है, वही गलती प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। प्राइस के वेरिएशन से उनको कोई लेना देना नहीं है। पर यहां पर जो प्राइस, जो परचेज डिपार्टमेंट है, उसके जो प्राइस का वेरिएशन आ रहा है, उसका इफेक्ट एक्चुअल क्वांटिटी पे भी जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी पे ही जाएगा। क्योंकि मैं परचेज तो एक्चुअल में 6,000 कर रहा हूं ना। ये वाली बात का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है। सोचो, ये वाली बात का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है, बस गलती हो गई उनसे कि उन्होंने एस्टिमेशन गलत ले लिया। ठीक है, पर इस वाली बात का बड़ा मतलब है कि अगर मैं 5,000 की जगह 6,000 यूनिट्स परचेस कर लूं, है ना, तो सीधा सीधा 1,000 यूनिट पे 10 रुपए, 10,000 का मेरा और लॉस हो जाएगा। तो ये परचेज डिपार्टमेंट का बड़ा रोल प्ले कि उन्हें प्राइस एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, आसपास की पता होनी चाहिए। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, इसको हम एक्चुअल क्वांटिटी पे लेते हैं। किस पे लेते हैं? एक्चुअल। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस है, मैं परचेज तो एक्चुअल में 6,000 करूंगा ना। तो अकाउंटेंट देखो, हम लोग वी हैव टू बी सो प्रैक्टिकल इन ईच एंड एवरी चैप्टर में। अभी तक हर चैप्टर में तुमको लॉजिक से, मैं अभी के अभी चाहूं ना, 5 फॉर्मूले हैं चैप्टर में मेजरली, 5 फॉर्मूले अब भी लिख देता हूं, याद कर लो, चैप्टर खत्म बोल दूंगा मैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। पर दिक्कत ये है ना, नहीं करवाना चाहता। क्यों? तुम्हारा लॉजिक, जो बुद्धि है ना, उसको खोलना चाहता हूं, लॉजिक खोलना चाहता हूं तुम्हारा, इसी वजह से बोल रहा हूं। तो समझ में आ रही बात? एक्चुअल क्वांटिटी क्यों लिए ऊपर में? ये तो डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस तो तुमको समझ में आ गया होगा कि प्राइस का डिफरेंस है परचेज डिपार्टमेंट की गलती, क्वांटिटी का डिफरेंस है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती। बाहर में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहां पर रेट है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर क्वांटिटी है तो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ये उठा, फिर से बात करूंगा मैं उसी चीज में, क्वेश्चन ये उठा कि यहां पर मैं कौन सी क्वांटिटी लूं? तो बेटा ये जो प्राइस है, प्राइस, इसका इंपैक्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी परचेस कर रहा हूं कि एक्चुअल क्वांटिटी परचेस कर रहा हूं? एक्चुअल क्वांटिटी ना, तो इसीलिए एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 6,000 है, जो कि कितनी है? 6,000 है। ठीक है, और यहां पर जो क्वांटिटी में डिफरेंस आया है, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा रेट से, ताकि मैं रुपीज में अमाउंट निकाल सकूं। बट क्वेश्चन ये उठा रेट कौन सा लूं? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? मेरी गलती नहीं है, प्राइस में वेरिएशन आया तो, प्राइस में वेरिएशन आया तो मेरी गलती नहीं है, आप स्टैंडर्ड रेट ही लो। क्योंकि मुझे तो स्टैंडर्ड रेट ही पता था ना, मुझे तो स्टैंडर्ड रेट ही पता था। पर ये सेम चीज परचेज डिपार्टमेंट वाला नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट का काम है सिर्फ जितना उसको यूनिट्स बोले गए हैं, है ना, उतने यूनिट्स वो परचेज करके दे उस प्राइस में जो उसने बोला था, उस प्राइस में जो उसने बोला था। तो मैं उसको 6,000 यूनिट बोलूंगा तो 6,000 परचेज करके देगा। ठीक है, बट द डिफरेंस इज कि ये जो प्राइस का जो वेरिएशन आया ना, वो उसकी गलती है। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी ही लेनी है उसको। क्लियर हो रही है के बात? यस। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो लॉजिक आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो देखो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन रहा है यहां पर, ये देखो, प्राइस में जो वेरिएशन आया है, तो इनका साइज छोटा करने दो, ये जो प्राइस में वेरिएशन आया है, प्राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस, तो मैंने क्या बोला? एक्चुअल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से माइनस एक्चुअल रेट। क्यों? क्योंकि प्राइस का वेरिएशन निकालना है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं? यहां मैं लिख देता हूं, इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कि प्राइस में कितना वेरिएंस आया डायरेक्ट मटेरियल के। तो क्या बनाइए? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है,
ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो अगर इसको मैं यूज करके निकालना चाहूं ये वाला क्वेश्चन, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 6000 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 100 रुपए, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 6000 इंटू एक्चुअल रेट कितना है 110 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा जरा मुझे बता दो। ये आ जाएगा -6000 यानी कि 60,000 एडवर्स, 60,000 एडवर्स आ जाएगा। वैसे ही मैं डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल रहा हूं, यूसेज ना कितना कितना क्वांटिटी यूज हुआ। तो ये कैसे निकलता है अभी मैंने बताया, स्टैंडर्ड रेट में हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। वेरिएशन कभी भी स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होता है, मैंने आपको ये बात बता दी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है 100 रुपए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 5000, एक्चुअल कितनी हो गई 6000, तो कितने का डिफरेंस हो गया 100 रुपए। तो -100 इंटू 100 कर दो, कितने का आ गया 10,000 एडवर्स आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो 10,000 एडवर्स आ रहा है। क्या बातें समझ में आ गई? यस भैया, ठीक है। रुको, -1000 इंटू 100 है ना, -1 लाख होगा, सो सॉरी 1 लाख होगा माइनस, तो ये हो गया 1 लाख एडवर्स, ठीक है। तो ये इसके पीछे की कहानी है। अब मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ना, ये दो रीजन की वजह से हुआ, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस की वजह से और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए। तो ये जो तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, क्या है इसका फॉर्मूला एक बार और, क्या है इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, ये इसका फॉर्मूला है। और ये कितना है मेरा 1,60,000 एडवर्स आया ना, ये आया, ठीक है। यही दो हिस्से में डिवाइडेड है, दो रीजन है इसके, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस एक रीजन है, एक है डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, दो रीजन है इसके, ठीक है। इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा, इसका भी हमने लिखा। और ये कितना आ रहा है मेरा यूसेज वेरिएंस 1 लाख एडवर्स आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 60,000 एडवर्स आ रहा है। तो देखो ये ना इसके ही दो टुकड़े हैं ये दोनों, तो आप कभी भी देखोगे तो यहां देखो 1,60,000 एडवर्स दिख रहा है, तो ये 1,60,000 एडवर्स मतलब -1,60,000 है ये। तो यहां भी देखो -60,000, यहां भी -1 लाख है। तो कभी भी आप डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस को एक साथ लोगे, ठीक है, तो वो तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसी के दो बच्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के ही दो बच्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। समझ में आ रही है क्या बातें? यस। अभी और बातें करेंगे, पहले इतना लिख लो, यहां से लिखना चालू करो, पहले इतना लिख लो, इसी सीक्वेंस में लिखना, इसी लाइन में लिखना जिसमें मैंने लिखा है। ये लास्ट में लिखना, ये वाला पोर्शन लास्ट में लिखना। चलो बेटे, हो गया? हाँ भैया हो गया, ठीक है। एक बार और बातें करेंगे, एक बार और बातें करना है मुझे। लास्ट टाइम आई वांट टू डिस्कस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? भैया वेरिएंस आ गया किस पे? मटेरियल की कॉस्ट पे। किस वजह से? क्योंकि जितना मैंने सोचा था और जो मेरा एक्चुअल में हो गया उसमें अंतर है। अब सोचा था कैसे पता चलता है? तो मैंने सोचा था कि मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, मेरे को एक्चुअल में स्टैंडर्ड खर्चा इतना होगा, दिस इज आई थॉट कि मेरा ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, बट एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट कुछ अलग ही लग गया और ये मेरा एक्चुअल खर्चा हो गया। ये क्या हो गया? मेरा एक्चुअल खर्चा हो गया। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाएगा, ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? जो डिफरेंस आ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब यही इसके पीछे दो रीजन है। रीजन दो है कि या तो क्वांटिटी में अंतर हो गया, जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा क्वांटिटी या कम क्वांटिटी लग गई, और या तो मैं जितना रेट सोचा था उस रेट में कुछ अंतर हो गया। तो मैं बोलता हूं डायरेक्ट मटेरियल या तो प्राइस वेरिएंस हो गया, या तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो गया। मतलब मैं जितना सोचा था उससे ज्यादा या कम प्राइस लग गया, या जितना मैं सोचा था उससे कम या ज्यादा मेरे को क्वांटिटी लग गई, ठीक है। तो मैं बोला कि इसके बीच में डिफरेंस कैसे आएगा? मैंने जितना स्टैंडर्ड रेट सोचा था और मेरा जितना मैं एक्चुअल रख गया, उसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? मेरा डेविएशन हो जाएगा। ये क्या है? मेरा डेविएशन है ड्यू टू प्राइस। और यहां पर मैंने जितनी क्वांटिटी सोची थी और जितनी मेरे को एक्चुअल में क्वांटिटी लग गई, तो ये मेरा डेविएशन हो गया। किस चीज का डेविएशन? क्वांटिटी का डेविएशन, ठीक है। अब बात यह है कि यहां पर अंदर में रेट दिया हुआ है,
तो मेरे को रुपीज में निकालना है, तो बाहर मैं कुछ तो भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। और यहां पर अंदर में क्वांटिटी दी हुई है, तो बाहर में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? कुछ तो भी रेट से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रेट से मल्टीप्लाई करूंगा। क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये उठता है कि मैं कौन सा क्वांटिटी और कौन सा रेट लूंगा। तो जब मैं डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल रहा हूं, तो ये जो प्राइस इन्फ्लेट होकर दिख रही है, जैसा भी है, प्राइस बढ़ी या कम हुई है वो छोड़ो, पर मैं प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करता हूं? परचेस करते टाइम सोचो, एक्चुअल क्वांटिटी से या स्टैंडर्ड क्वांटिटी से? मैं जो एक्चुअल में यूनिट्स परचेस किया हूं, मेरे को उसमें उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करना चाहिए, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में सोचा था उससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? भैया एक्चुअल क्वांटिटी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो एक्चुअल क्वांटिटी ही परचेज हुई होगी ना, तो इस प्राइस का इफेक्ट किस पे क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी में। इधर आ जाओ, तो इधर जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती कि उन्होंने जितना सोचा था और जितना उन्होंने यूज कर लिया उसमें कुछ अंतर है। तो वो क्या बोलेंगे? हमारी गलती इसमें है कि हमने क्वांटिटी अलग बता दी। हमारी गलती सिर्फ किस चीज की है? कि हमने क्वांटिटी अलग बता दी। तो वो बोलेंगे हमको मतलब नहीं है प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, हमको मतलब नहीं है, हमको तो आप स्टैंडर्ड रेट से बताओ कि हमारी कितने रुपए की गलती आ रही है। ठीक है, उनको प्राइस से लेना देना नहीं है, उनको क्वांटिटी से लेना देना है कि वो क्वांटिटी में कुछ गलत बता दिए। ठीक है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होता है? स्टैंडर्ड रेट से। तो ये तुम्हारे अभी तक के मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, तो इसको तुम और समराइज्ड वे में लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट डाउन। अभी 2 फॉर्मूले और बताने हैं, और उसके पहले एक क्वेश्चन और कराऊं, उसके बाद बातें होंगी। ठीक है जी भैया जी चलो आ जाओ पेपर नंबर 8। आपका बार बार शीट नीचे चले जाती है। पेज नंबर 296 में स्टैंडर्ड कॉस्ट 396 इधर से चालू हो गई। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको कराना चाहूंगा, वेरी बेसिक इलस्ट्रेशन। देखो बोल रहा है प्रोडक्ट ए रिक्वायर करता है 10 किलो ऑफ मटेरियल एट अ रेट ऑफ 4 रुपए पर केजी। ठीक है, एंड द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए कम्स टू 12 किलो ओके ऑफ द मटेरियल एट द रेट ऑफ 4.5। तो मुझे एक बात बताओ, क्वांटिटी, प्राइस, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। एक्चुअल में उन्होंने सोचा था प्रोडक्ट ए रिक्वायर करता है 10 किलो ऑफ मटेरियल 4 रुपए पर केजी से। तो ये क्या है? मेरा स्टैंडर्ड है, कितना रुपए लगता है? 10 किलो क्वांटिटी 4 रुपए के भाव से। एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कितनी हो गई? 12 किलो, और कितने रुपए के भाव से? 4.5 के रेट से। क्या आप निकाल सकते हो कॉस्ट वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब मैंने जितना सोचा था कितना खर्चा होगा, माइनस कर दो एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जब मैं स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करता हूं। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलता है? एक्चुअल क्वांटिटी को जब मैं एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करता हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 10 रुपए, और स्टैंडर्ड रेट है 4 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी 12 और एक्चुअल रेट 4.5। अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद मत करना, ये सिर्फ तुमको फॉर्मूला समझाने के लिए होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ये हो गया 54। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? नेगेटिव आ रहा है, 14 एडवर्स आ रहा है। कितना आ रहा है? 14 एडवर्स, क्योंकि बड़े वाले के सामने माइनस लगा हुआ। 14 एडवर्स, ये हो गया मेरा कॉस्ट वेरिएंस। फिर मैं निकालता हूं क्या? डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये कैसे आता है? प्राइस में डिफरेंस रहता हूं ना मैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और मल्टीप्लाई किससे करता हूं? एक्चुअल क्वांटिटी से। तो स्टैंडर्ड रेट कितना था मेरा? 10 रुपए। एक्चुअल रेट कितना है मेरा? सॉरी, स्टैंडर्ड रेट मेरा था 4 रुपए, और एक्चुअल रेट है मेरा, ये देखो 4.5, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 12। तो 4 माइनस 4.5 इंटू 12, तो ये आ रहा है मेरा -6। तो 6 एडवर्स लिख दो, 6 एडवर्स लिख दो। ये हो गया मेरा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर आता है डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसमें क्या किसका डिफरेंस लेते हैं? कितना यूनिट्स यूज हुआ। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितनी मैंने सोची थी माइनस कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैंडर्ड रेट से, है ना। तो मैंने सोचा था मुझे 10 यूनिट लगेगा, मुझे लग गए 12 यूनिट, और स्टैंडर्ड रेट कितना है? 4 रुपए। तो कितना हो जाएगा?
-2 इंटू 4, तो ये आ रहा है 8 एडवर्स। कितना आ रहा है? 8 एडवर्स। अब एक बात बताओ, ये आ रहा है 14, तो देखो क्या ये दोनों को मिलाने से 14 होता है? 8 + 6 14 ही होता है। ठीक है, तो हमेशा कभी भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होगा वो इक्वली आएगा किसके? डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस के और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस के। क्यों? क्योंकि ये जो है इसी के दो पार्ट हैं। तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो बच्चे जल्दी से। ठीक है, हाँ भैया हाँ, समझ गए हम आपकी बात है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब मैं तुमसे एक और चीज जानना चाहता हूं। अब आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो। आप कौन हो? कॉस्ट अकाउंटेंट। आप शांत बैठने वालों में से हो क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग शांत भैया खून में दौड़ता है हमारे। चहल पहल रखना जहां हम वहां रौनक, चहल पहल रखना हमारे खून में दौड़ता है। आप शांति बैठने वाले। आप सोचे मुझे और डेप्थ में जाना है, और कहां गलती हो रही है। तो मैं बोला यार ये क्या सोच रहे हो तुम, और कहां गलती हो रही है? हाँ आप सोच रहे हो और मुझे और कुछ सोचना है। आप शांति से बैठे थे एक दिन रात को, आप यही कर रहे थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे थे, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो अपने चेहरे को। आप सोचे यार और कहां गलती हो सकती है, तो आप घुसे डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। आप इसके और अंदर घुसने की कोशिश किए और कहां गलती हो सकती है, तो आप सोचे नहीं यार और कहीं तो गलती हो ही नहीं सकती। इन लोग सप्लायर के नाम लिस्ट आउट करते हैं, उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट विथ लीस्ट प्राइस प्रोवाइड करता है उसको इन लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। इन लोग से तो गलती नहीं हो सकती। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस में गए। यहां पर आप सोचे और क्या गलती हो सकती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से और क्या गलती हो सकती है, तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचे। क्या कंक्लूजन में पहुंचे? कि यार गलती हो सकती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और क्या गलतियां और हो सकती है? सोचो सोचो सोचो। जैसे मान लो हम लोग एक पूरा सीन क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद उससे समझेंगे। मान लो ये देखो, ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से सुनना, लिखने विखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ड्राइंग वाइंग अपनी कलाकृतियां जो है अपने ड्राइंग बुक में दिखाएं, यहाँ पर कॉस्टिंग की कॉपी में नहीं। तो ये आपका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है। अब सोचो यहाँ पर ना यूसेज वेरिएंस आया है। क्या है? यूसेज वेरिएंस आया है। तो मैं पता लगाना चाहता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एक्चुअल में चलता क्या है। तो मुझे पता चला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ना 3 टाइप के रॉ मटेरियल घुसते हैं यहाँ से, 1, 2 और 3। मान लो A, B और C। मैंने बोला 3 टाइप के रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या करते हैं? एंटर करते हैं, A, B और C। ठीक है, और मैं गया प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव से पूछा कि ये A, B, C का क्या थोड़ा सीन है, मेरे को एक्सप्लेन करो ना। तो बोले कि इन टोटल 100 किलो बनता है ना, 100 केजी आउटपुट बनता है ना, मेरा 100 केजी आउटपुट बनता है ना। तो इसमें जो A है वो मुझे लगता है 40, B जो है मुझे लगता है फॉर एग्जाम्पल मान लो, चलो इसको भी 40 मान लो, और C जो है वो 20। तो उन्होंने मुझे बताया कि 40, 20, 40, 30, और इसको वो कर लेते हैं 50, 30, 20 कर लेते हैं, 50, 30, 20। ऐसा कुछ है नहीं, उससे भी समझ में आ जाता, पर मैं अलग अलग लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो 50, 30 और 20। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो 100 किलो आउटपुट बन के बाहर निकलता है, जो भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता होगा 100 किलो, तो बताए ए जो है वो हम मिक्स करते हैं बी और सी के साथ, तीनों को हम मिक्स करते हैं। तो ये जो प्रपोर्शन है वो ए का जो है वो 50 किलो रहता है, बी का 30 किलो रहता है और सी का 20 किलो रहता है। अब जैसे यार चाय बनती है तो उसमें 50% पानी रहता है, 30% दूध रहता है, 20% चाय पत्ती रहती है, और शक्कर तो रहती ही नहीं है, शक्कर महंगी है तो, है ना। तो वो बात है कि यहाँ पर वो प्रपोर्शन बता रहे थे, इस प्रपोर्शन मिक्स होता है। मैंने बोला यार बहुत सही। तो मैंने उनसे पूछा तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं 50 ए का लेता हूं, मैं 30 बी का लेता हूं और मैं 20 सी का लेता हूं, और मैं जब ये तीनों को मिला देता हूं तो मुझे 100 केजी का आउटपुट मिलता है, क्या आप मुझसे यही कहना चाह रहे हैं? तो उन्होंने बोला यस, हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं। मैंने बोला ओके, तो ऐसा होता है। तो अब मैं निकला इस रास्ते पे, और मैं देखना चाहता था कि क्या ये चीज सही से हुई है। ये जो वो बता रहे हैं कि ये 50, 30 और 20 का प्रपोर्शन मिलता है, तो एक परफेक्ट आउटपुट बन के बाहर निकलता है 100 किलो का। ठीक है, एग्जैक्ट 100 केजी ऑफ आउटपुट बन के। तो मैं पता लगा इस रास्ते पे निकालने के लिए कि क्या एक्चुअल में ये सही से इसी प्रपोर्शन में हुआ है ये काम। तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में ए जो है उसको 40, बी को 40 और सी को नहीं, बी को ले लो कितना 35 ले लो, तो कितना होगा 4, 5, 6, 7, 75, 80, 90, 100, तो ये हो गया 25। तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस बार मिक्सिंग हुई है ए बी और सी की, वो इस रेशियो में हुई है।
40 किलो ए का ले लिए हैं, 35 किलो बी का ले लिए और 25 किलो सी का ले लिए। तो एक बात बताओ, जब प्रपोर्शन बिगड़ेगा तो आउटपुट भी बिगड़ेगा ना। तो जो पानी कम मिलाए हो तो चाय कम बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ, सही बताओ। जब पानी कम मिलाओगे चाय कम बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल चाय कम बनेगी, बिल्कुल चाय कम बनेगी। तो लोग बोलोगे भैया दूध तो ज्यादा मिला दिया ना तो बढ़ गई ना। अरे तो दूध कितना ही मिलता है ना, समझ रहे हो ना। तो चाय मतलब आउटपुट में फर्क पड़ेगा कि नहीं? इनपुट में वेरिएशन हुआ, इनपुट का जो एक्चुअल में प्रपोर्शन होता है ना, तो उस प्रपोर्शन में वो ना जाते हुए किसी और प्रपोर्शन में चला गया। मेरे को पानी की ज्यादा जरूरत थी, मैं चाय पत्ती ज्यादा डाल दिया, आउटपुट में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो मुझे दिखा कि यार एक गलती यहां पर भी हो सकती और हुई है। क्या गलती हुई है? मिक्सिंग में गलती हुई। काहे में गलती हुई है? मिक्सिंग में गलती हुई है। तो एक ना मिक्सिंग का जो प्रोसीजर होता है ना, उसमें एक वेरिएंस है। ये चीज मैंने एक पकड़ ली, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैं और एनालाइज किया, मैं बोला एक गलती पकड़ाई और पकड़ा सकती है, और एक गलती क्या हो सकती है, सोचो और एक गलती क्या हो सकती है। आउटपुट में कुछ तो भी फर्क है, ये आउटपुट 100 किलो नहीं आया है, ये आउटपुट मान लो 90 किलो आया है। तो मैं बोला ठीक है 90 किलो आउटपुट आया, तो एक गलती तो मुझे मिक्सिंग में मिल गई, ठीक है चलो पानी कम मिलाते हैं तो 90 किलो आया। मैं सोचा और क्या गलती हो सकती, और क्या गलती हो सकती। तो गलती एक और ये हो सकती है कि जितना इनपुट डालना था उतना इनपुट डाले नहीं। मान लो रेशियो सही है, 5:3:2 है ना रेशियो, 5:3:2 है ना रेशियो ए बी और सी को मिलाने का, ठीक है मैं मान लिया रेशियो सही है, ठीक है लेट अस अज्यूम रेशियो सही है। उस सिचुएशन में एक और टाइप की गलती हो सकती है, क्या? इनपुट ही कम डाल दिया। सोचो मैं ना ये जो मेरे को टोटल इन टोटल 100 किलो डालता हूं ना, 50 किलो ए का, 30 किलो बी का और 20 किलो सी का, मैं टोटल कितना डालता हूँ 100 किलो। पर मैं 100 किलो नहीं डाला, मैं 90 किलो डाला। 90 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, तो ये हो गया 45 इंटू 3 27 इंटू 2 18 ए बी और सी। तो देखो प्रपोर्शन चेक कर लो, ये 5:3:2 के प्रपोर्शन में ही है, मतलब रेशियो सही है। मतलब जो मेरे को एक्चुअल में चाय बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल तुम लोगों को पता है यूनिवर्सल एग्जांपल लेता हूं मैं चाय का, क्योंकि चाय का दीवाना हूं मैं, ठीक है। तो मान लो चाय बनाने के लिए मैंने रेशियो सही लिया 5:3:2, लेकिन मुझे जितना इनपुट डालना था 100 किलो बाहर निकालने के लिए, मुझे चाहिए कितना था 100 किलो। मैं सेल्स डिपार्टमेंट से पूछता हूं ना कॉल करके, हेलो इस बार कितने की सेल्स चाहिए, तो सेल्स डिपार्टमेंट बोली 100 किलो की सेल्स करवानी है। तो 100 किलो के लिए मुझे इतना इतना डालना था, रेशियो सही लिया, पर मैंने 45 ऑफ ए 27 ऑफ बी और 18 ऑफ सी डाल दिया। तो एक और जगह गलती पकड़ा गई। इधर गलती पकड़ा गई, ये इनपुट जो अंदर डाला ना मैं उस पर गलती पकड़ा दी। और जो इनपुट होता है उससे आउटपुट निकलता है ना, तो जब मैं इनपुट डाल के आउटपुट बाहर निकालता हूं तो उसको मैं बोलता हूं ईल्ड। क्या बोलता हूं मैं? ईल्ड। मतलब मेरे को कितना रिजल्ट मिला। ईल्ड मतलब सिंपल शब्दों में समझो रिजल्ट। मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में बात करना चाहता हूं ना। ईल्ड का मतलब तुम समझ लो रिजल्ट। और ये रिजल्ट किस वजह से इंपैक्ट हुए, इस रिजल्ट को किस वजह से इफेक्ट हुआ? इनपुट सही रेशियो में डाला, पर जितना डालना चाहिए था उतना नहीं डाला, जितना डालना चाहिए था आउटपुट के लिए उतना नहीं डाला, रेशियो सही था। तो एक और गलती पकड़ा गई। कौन सी गलती? ईल्ड में गलती पकड़ा गई। किसमें गलती पकड़ा गई? ईल्ड में, ठीक है। मतलब इनपुट जो है वो कम डाला जितना चाहिए था मेरे को डिजायर्ड आउटपुट के लिए, जितना आउटपुट मेरे को चाहिए था उसके लिए जितना इनपुट की जरूरत थी वो इनपुट उतने डले नहीं, तो वो मेरा ईल्ड में भी वेरिएंस हो गया। अकाउंटिंग की भाषा में, कॉस्ट अकाउंटिंग भाषा में उसको तुम ईल्ड बोलना, ठीक है। तो ईल्ड वेरिएंस, तो मेरे को दो गलतियां और पकड़ा गई जो यूसेज के अंदर हो सकती है, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। परचेस के अंदर नहीं हो सकती और गलती, क्योंकि ये तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो मेरा ही है। तो यहां पर दो टाइप की गलतियां और हो रही है। कौन सी दो टाइप की गलतियां? ये हो सकता है कि रॉ मटेरियल जिस मिक्सचर में, जिस रेशियो में मिक्स करना है, और ये समझ लो ये सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल है जिस केस में एक से ज्यादा रॉ मटेरियल होंगे, है ना, सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल हो पाएगा, है ना। और यहां पर यील्ड वेरिएंस, यानी कि जितना इनपुट मेरे को चाहिए डिजायर्ड आउटपुट के लिए उतना मैं डाल नहीं रहा हूं। तो दो टाइप की गलतियां इधर और पकड़ा गई। कौन सी? तो डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस के अंदर दो और गलती हो सकती है। कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल मिक्सिंग वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। कौन सी दो टाइप की गलतियां और हो सकती है? डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो ये दो प्रकार की गलतियां मुझे और पकड़ा गई, दो प्रकार की गलतियां मुझे और पकड़ा गई, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या बोल सकता हूं कि मैं बोल सकता हूं यहां पर मिक्सिंग में गलती है। देखो तुमको जो भाषा अच्छी लगती है, तुम बंगाली हो बंगाली में लिख लो, तुम हिंदी लिखते हो हिंदी में लिख लो, तुम गुजराती हो तुम गुजराती में लिख लो, तुम मराठी हो तुम मराठी में लिख लो, तुम मुस्लिम हो तुम मुस्लिम लैंग्वेज। देखो बेटा, पढ़ना किसको है? तुमको पढ़ना है, मुझे पढ़ना है।
कि किसी और को पढ़ना है, कि तुम अपने दोस्त को दोगे कॉपी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुमको जिस भाषा में लिखना है ना, जिस भाषा में तुमको चीजें समझ में आए उस भाषा में लिखो। एग्जाम में तो इंग्लिश में ही लिख के आओगे ऑफ कोर्स, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम अपनी भाषा में लिख लो, ताकि तुम जब भी वापस से कॉपी को रेफर कर रहे होगे ना, तुमको वो चीज अगर क्लिक नहीं हो तो तुमको वीडियो ओपन ना करना पड़े फिर से। वीडियो ओपन करोगे तब तो समझ में आ ही जाएगी, पर तुम अपनी भाषा में उसको लिख लोगे ना, जो भाषा में तेरे को बनता है बॉस। बॉस देखो, जो भाषा में समझ में आता है तू उस भाषा में लिख, ठीक है। तो मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, मुझे हिंदी समझ में आती है। मिक्सिंग में गलती है, जो रेशियो में मिक्स करना था उसमें नहीं किया मैंने, किसी और में कर दिया। ये हो गई मेरी मिक्सिंग में गलती। ये काहे में गलती हो गई? मेरी मिक्सिंग में गलती। डायरेक्ट मटेरियल ईड वेरिएंस मतलब आउटपुट देने में गलती क्योंकि इनपुट कम दिया है, रेशियो सही है पर इनपुट ही कम ले लिया। ठीक है, तो आउटपुट में गलती किस वजह से? क्योंकि इनपुट कम लिया है। रेशियो सही है पर इनपुट ही कम ले लिया। ठीक है, रेशियो सही है। तो ये दो टाइप की गलतियां हो सकती है किसके अंदर? ईल्ड वेरिएंस के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से। ये दो टाइप की गलतियां क्या हो सकती है और हो सकती है? बोलो, बातें समझ में आ गई? यस, बड़ा इजी है। डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, क्या किसमें अंतर है? डिफरेंस किसमें? जो रेशियो में मिक्स होना था और जिस रेशियो में मिक्स हुआ है उसमें अंतर है। जिस रेशियो में मिक्स होना था और जिस रेशियो में मिक्स हुआ उसमें अंतर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? स्टैंडर्ड मिक्स, यानी जिस रेशियो में मिक्स होना था माइनस कर देंगे एक्चुअल मिक्स, जिस रेशियो में मिक्स हुआ है। बोलो यस। यस भैया यस। और यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं? यील्ड वेरिएंस में जितनी मेरे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए थी, क्या? इनपुट की ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितनी इनपुट की चाहिए थी, और जितनी मैंने एक्चुअल क्वांटिटी इन करेक्ट रेशियो। ठीक है, करेक्ट रेशियो मतलब रेशियो सही है ना। यहां पर मैंने इनपुट कम ले लिया। इनपुट मैंने क्या ले लिया? कम ले लिया। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ही करूंगा, पर एक्चुअल को मैं करेक्ट रेशियो में लूंगा, क्योंकि रेशियो में गलती नहीं है। इधर किस में गलती हो गई? इनपुट ही कम डाल दिया। रेशियो सही था चाय, लेकिन कम बन गई। सोचा था 2 कप बनाऊंगा, 1 कप बन गई। क्यों? क्योंकि प्रपोर्शन सही था। मम्मी बोली थी 50-30-20 के रेशियो में डालना, मैं सही डाला पर कम डाल दिया, तो आउटपुट भी कम निकला। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब मैंने जितनी क्वांटिटी चाहिए थी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, इनकरेक्ट रेशियो मतलब रेशियो सही लेना है पर एक्चुअल क्वांटिटी कुछ तो भी कम रहेगी। यहां पर वो क्वेश्चन में समझेंगे अपन। अब भैया देखो, यहां पर भी स्टैंडर्ड मिक्स यानी कि क्वांटिटी है और एक्चुअल मिक्स, और यहां पर भी क्वांटिटी है ना। मिक्सिंग में भी मैं क्वांटिटी ले रहा हूं, इसमें भी क्वांटिटी ले रहा हूं। बाहर किससे मल्टीप्लाई होगा? रेट से। रेट कौन सी लेंगे? तो बताओ, ये किसके बच्चे हैं? ये मेरे किसके बच्चे हैं? यूसेज वेरिएंस के बच्चे हैं। यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट यूज करता है, तो ये दोनों अपने पापा के अगेंस्ट जा सकते हैं क्या? नहीं। और लॉजिक भी है भाई, इधर दोनों जगह किस पे गलती है? क्वांटिटियों में गलती है। तो क्वांटिटी में गलती होती है तो मैं स्टैंडर्ड रेट लेता हूं, पहली बात। दूसरी बात, दो लॉजिक है मेरे पास। एक तो ये कि ये स्टैंडर्ड, ये किसके बच्चे हैं? यूसेज वेरिएंस के बच्चे। तो यूसेज वेरिएंस के बच्चे हैं तो जो यूसेज वेरिएंस यूज करता है वही रेट यूज करेंगे, पहला। और दूसरा लॉजिक, क्वांटिटी में गलती है, रेट पे तो गलती नहीं है, तो स्टैंडर्ड रेट लेंगे ना। ठीक है, तो ये तुम्हारे दो टाइप के और यही 5 फॉर्मूले इन टोटल तुमको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। चाहे तुम लेबर वेरिएंस पढ़ो, चाहे तुम मटेरियल पढ़ो, ठीक है, तुमको यही 5 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। ठीक है, यस भैया यस। तो इसके ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इसको फटाक से लिख लो। ठीक है, इधर तो कुछ लिखने लायक था नहीं। हाँ, ये तो मैं बस समझा रहा था तुमको। हाँ, अगर तुमको ये लिखना है, पर वैसे मैं इतना गोद देता हूं तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम यही लिख लो डायरेक्ट, और हिंदी में उसको लिख लो तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। चलो बेटे, लिख लिया आपने? यस भैया यस। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, और मैं ना इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का ना तुमको 2 तरीका सिखाऊंगा, जिसमें से मैं तो हमेशा सेकंड तरीका पहले बता ही नहीं सकता तुम लोग को। मैं पहले फर्स्ट तरीका बताऊंगा, और फर्स्ट तरीका मैं कभी प्रेफर नहीं करता, मैं सेकंड तरीका प्रीफर करता हूं। मैं तुमको भी बोलूंगा हमेशा सेकंड तरीका प्रीफर करो, क्योंकि इट लुक्स वेरी डिसेंट। सेकंड तरीका जो है वो ज्यादा डिसेंट दिखता है। ठीक है,
और इवन इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में आगे वही तरीके सॉल्व है, वही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व है जो तुमको बिल्कुल ही दिमाग में नहीं घुसने वाले। ये देखो ये वाला तरीका बिल्कुल ही नहीं, पहली बार जो बच्चा डुबकी लगाएगा नहीं इस चैप्टर में, बता रहा हूं ये चैप्टर दूसरी बार कभी खोल के नहीं देखेगा। पर जब मैं समझा दूंगा उसके बाद जब तुम बुक में एंटर करोगे ना, तुमको प्यार हो जाएगा चैप्टर से। तुम अपने दोस्त को बोला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है तेरे को, बोलेगा नहीं आता, बोलना मैं सिखाता हूं तेरे को कैसे करते हैं। तो देखो दो तरीके सिखाऊंगा, पहला तरीका जो है वो बेसिक लेमैन तरीका है जो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाना जरूरी, दूसरा तरीका भी फॉर्मूला पे ही और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है पर कंपैरेटिवली इजी और ज्यादा डिसेंट दिखता है। तो देखो द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए आर गिवन एज फॉलोज। देखो दो मटेरियल है, मटेरियल एक्स मटेरियल वाई, मैं बोला ना। अब यही पर कौन सा लगेगा, ये देखो वेरिएंसेस निकालने बोला है, मतलब पांचों वेरिएंस निकाल, कितने निकालने, पांचों। क्वांटिटी दी हुई है 2 किलो 4 किलो पर यूनिट ना, ये देखो लिखा हुआ है 1 यूनिट बनाने के लिए लगता है 2 किलो ऑफ एक्स 4 किलो ऑफ वाई। यस यस भैया। तो देखो यहां पर तुमको दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन और रेलिवेंट डेटा आर एस फॉलोस, इतना मटेरियल लग गया 1100 किलो और ये उसकी कॉस्ट दी हुई है, इतना मटेरियल वाई का लग गया और ये उसकी कॉस्ट दी हुई है। क्या मैं पर यूनिट कॉस्ट इधर से निकाल सकता हूं, 3410 डिवाइडेड बाय 1100 कर दो तो 1 किलो का रेट आ जाएगा। 1 किलो का रेट आया 3.1, तो ये पर यूनिट रेट 3.1 है, ये हो जाएगा 3960 डिवाइड कर दो 1800 से, तो ये आ रहा है 2.2। ये तो मेरा पर यूनिट का रेट हो गया। किसका रेट हो गया, पर यूनिट का रेट। ये इन टोटालिटी दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 500 यूनिट्स की, 500 यूनिट की एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है, मुझे क्या निकालना है, वेरिएंसेस। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहले क्या मैं डेटा लिख लूं, हाँ भैया लिख लो। तो क्वांटिटी प्राइस स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। स्टैंडर्ड कितना है, 2 किलो लगता है 1 यूनिट बनाने के लिए, तो 500 यूनिट बनाने के लिए कितना एक्स लगेगा, 500 इंटू 2, 500 इंटू 2। अच्छा यहां पर मेरे को बाइफॉर्गेशन भी करना है बिटवीन एक्स एंड वाई, तो रुको मैं यहां लिख लेता हूं। बेटा क्वांटिटी एक्स और वाई, प्राइस एक्स और वाई, ठीक है। तो 500 यूनिट के लिए कितना एक्स लगेगा, 5 टू 10, 1000 किलो लगेगा। कितना लगेगा, 1000 किलो लगेगा। एक्चुअल में कितना एक्स लगा है, 1100, ये देखो नीचे दिया हुआ है, एक्चुअल में लगा है 1100 एक्स। वाई कितना लगेगा, 500 इंटू 4, 500 इंटू 4, 5 4 20, कितना लगेगा, 2000 लगेगा। एक्चुअल में कितना लगा है, 1800। एक्चुअल में कितना लगा है, 1800, ठीक है। तो इतनी बातें पहले समझ में आई क्या, यस भैया, इतनी बातें आ गई समझ में हमको। अब बच्चे मेरे से पूछेंगे भैया, मैंने बोला यस भैया, इसको मल्टीप्लाई किए हमने एक्चुअल यूनिट से, एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ उससे हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हो, आप यहां पर नोट डाल के लिख लो, नोट। हम जब भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं तो हम लेते हैं वी हैव टू टेक ऑलवेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल आउटपुट, वी कैन से प्रोडक्शन और एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो हम जब भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है ना, वो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगेगी। देखो ये क्या है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये जो मैं लेता हूं ना, वो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लेता हूं, और ये जो मैं लेता हूं ना, वो मैं लेता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तभी तो भाई देखो, मैं तुम लोगों को रेशियो चैप्टर में फाउंडेशन में अगर तुम पढ़े हो मेरे से तो तुमको पता होगा, नहीं पढ़े हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। रेशियो चैप्टर में पहले एग्जांपल में दिया था कि सोचो टीचर की सैलरी को मैं स्ट्रेंथ ऑफ क्लास से कंपेयर करूंगा, कंपेरेबल ग्राउंड से बिल्कुल नहीं है। तो हमको जब भी कोई चीज कंपेयर करनी होती है, हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं ना बैठ के, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी हमको कोई भी चीज कंपेयर करनी होती है, वी नीड टू हैव अ कंपेरेबल ग्राउंड। क्या चाहिए हमको, एक कंपेरेबल ग्राउंड चाहिए। और वो कंपेरेबल ग्राउंड कैसे मिलेगा, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर कर रहा हूं, और कंपेरेबल ग्राउंड क्या है,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए और एक्चुअल क्वांटिटी भी किसके लिए, एक्चुअल प्रोडक्शन। तो दिस इज माय कंपेरेबल ग्राउंड। तो अगर तुमको नहीं पता ये बात तुम नोट करके रख लो कि तुमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दुनिया जहान के लिए दी रहा है क्वेश्चन में, उससे मेरे फर्क नहीं पड़ता। मैं सबसे पहले निकालूंगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द एक्चुअल आउटपुट, ये मैं निकालूंगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। प्राइस ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड कितना है, एक्स और वाई 3 और 2 रुपए, 3 रुपए 2 रुपए। एक्चुअल कितना है ये देखो, मैंने पर यूनिट निकाल लिया 3.1 2.2, 3.1 2.2 ये मैंने निकाल लिया है। ठीक है, यस भैया। यहां पर मैं कैसे निकाला, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो पर केजी मेरे को एक्चुअल प्राइस मिल गया। बस चलो इतनी बातें लिख लो, इतनी बातें लिख लो, फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अपनी कॉपी में देखते देखते चलना। ठीक है, अपनी कॉपी में देखते देखते चलना, इतना बस लिख लो। इसके बाद सॉल्यूशन होते तक शांति से बैठना है। इससे कैसे बैठना है, शांति से। चलो मैं निकालना चाहता हूं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1000 और 2000, और स्टैंडर्ड रेट्स कितने हैं 3 रुपए 2 रुपए। तो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स का आ जाएगा, और 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई का आ जाएगा। यस, हाँ। तो देखो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का आ जाएगा, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई का आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। 1000 को 3.1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का आ जाएगा, 1800 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई का आ जाएगा, क्योंकि वाई की क्वांटिटी दी हुई है, वाई का रेट दिया हुआ है। 1800 इंटू 3.1 प्लस 1800 इंटू 2. ठीक है बेटे, यस यस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3000 2 टू 4 7000 माइनस इसका तो मेरे को यहाँ पर दिया हुआ था टोटल, तो मैं इसी को उठा लेता हूँ डायरेक्ट। 3410 410 प्लस 396 7370 आ। अब इसको मैं निकालूंगा तो ये आ रहा है 370 नेगेटिव, इसका मतलब ये होता है एडवर्स। ये हो गया मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कैसे निकला, कुछ नहीं, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई किया दोनों का, एक्स और वाई दोनों का। ये किसका है, एक्स का, ये किसका है, वाई का, दोनों को प्लस कर देंगे ऑफ कोर्स। और यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट निकाला, किसका किसका, एक्स का और वाई का। यहाँ पर भी ऑफ कोर्स दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या मुझे बातें मिल गई जो मुझे चाहिए थी, बिल्कुल मिल गई। तो ये मेरा 370 एडवर्स आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल गया। अब इसके दो बच्चे, कौन कौन, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला बनता है, एक्चुअल क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करता हूं स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट से। क्या मैं ऐसे ही करता हूं, यस भैया। स्टैंडर्ड रेट को हम एक्चुअल रेट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो मुझे बताओ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्स की कितनी एक्चुअल क्वांटिटी है, 1100 और एक्स का स्टैंडर्ड रेट कितना है, एक्स का स्टैंडर्ड रेट, पहले एक्स का निकाल रहा हूं फिर वाई का निकालते हैं। स्टैंडर्ड रेट है 3 रुपए, एक्चुअल रेट है 3.1, 3 रुपए माइनस 3.1, इससे मेरा एक्स का डेविएशन आ जाएगा। पर मेरे को एक्स वाई दोनों का चाहिए, तो वाई का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 1800, ये देखो 1800, और ये रहा स्टैंडर्ड रेट, ये रहा एक्चुअल रेट, 2 माइनस 2.2। तो क्या उससे मेरे को बातें मिल जाएगी जो मुझे चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगी। 3 माइनस 3.1 इंटू 1100 और प्लस 2 माइनस 2.2 इंटू 1800 मेमोरी प्लस एमआरसी, ये आ रहा है 470 नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा एडवर्स। ये क्या हो जाएगा, एडवर्स। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, हर बार क्वेश्चन में एक ही रॉ मटेरियल दिया रहता है, इस बार दो दिया था, दोनों का अलग अलग निकाल लिया। एक्चुअल क्वांटिटी ले लिया और स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट ले लिया, किसका, ये एक्स का, ये किसका है, ये वाई का पोर्शन है। ये मेरा एक्स का पोर्शन है, ये मेरा वाई का पोर्शन है। ऑफ कोर्स दोनों के डेविएशंस को क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया, तो मेरे को टोटल प्राइस वेरिएंस मिल गया, टोटल प्राइस वेरिएंस मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और क्या निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये कैसे आता है,
ये कैसे आता है जल्दी बताओ भाई भैया। यूनिट्स में अंतर होता है तो उसको मैं क्या बोलता हूं, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, स्टैंडर्ड रेट से। तो पहले एक्स का निकाल लूं, एक्स का स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 1000 माइनस 1100, और स्टैंडर्ड रेट कितना है एक्स का, स्टैंडर्ड रेट है 3 रुपए एक्स का, प्लस 2 रुपए वाई का स्टैंडर्ड रेट है, और वाई की एक्चुअल क्वांटिटी 2000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 और एक्चुअल क्वांटिटी है 1800। तो इससे मेरा आ जाएगा -100 इंटू 3, तो मेमोरी 100 रुपए फेवरेबल, 100 रुपए फेवरेबल आ रहा है ये। अब एक बात बताओ, ये दोनों को सॉल्व करके देखो क्या ये आता है। तो देखो ये 470 नेगेटिव में है, एडवर्स मतलब 470 नेगेटिव, और ये 100 पॉजिटिव में है। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, -370 आएगा। ये देखो ये -370 आया। तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है तीनों का, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इतनी बातें तो हम पहले से सीख के रखें। बस ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ 2 रॉ मटेरियल थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2 रॉ मटेरियल से डील कर लेंगे। तो ये बातें होगी। अब बेसिकली जो 2 नए फॉर्मूले हमने सीखने हैं वो इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है, मतलब मिक्सिंग में गलती हो सकती है। मैं भी बोल नहीं रहा हूं, मैं भी चेक करने वाला हूं। मिक्सिंग में गलती हो सकती है, रेशियो मैं गलत ले लिया हूं, और किस में गलती हो सकती है, ईल्ड में गलती हो सकती है, मतलब मैं इनपुट कम ले लिया हूं। तो ये 2 चीज में अभी गलती फिलहाल हो सकती है। गलतियां ढूंढनी है मेरे को, गलतियां मुझे ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढूंगा। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या रेशियो होना चाहिए। ये देखो यहां पर बोला है 1 यूनिट बनाने के लिए 2 किलो एक्स चाहिए, 4 किलो वाई चाहिए। हाँ, तो रेशियो क्या होना चाहिए एक्स और वाई का। मेरे को एक रॉ मटेरियल एक मेरे को मान लो प्रोडक्ट जेड बनाना है, उसके लिए मेरे को 2 किलो एक्स चाहिए और 4 किलो वाई चाहिए। तो किस रेशियो में चाहिए मेरे को, 1:2 में चाहिए एक्स और वाई, 1:2 में चाहिए एक्स और वाई। तो तब कुछ सही से बातें बनेगी। एक बात बताओ, यहां पर एक्स 1100 किलो और वाई, ये देखो एक्स 1100 और वाई 1800 में मिक्स हुआ है, इसका रेशियो निकालो, 11:18 आ रहा है, इससे ज्यादा कटेगा नहीं। बताओ क्या रेशियो सेम है या मिक्सिंग में कुछ गलती हुई है। क्या रेशियो सेम है, मिक्सिंग में कुछ गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है मिक्सिंग में। तो डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकलेगा यहां पर। क्या निकलेगा, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, मुझे स्टैंडर्ड मिक्स को एक्चुअल मिक्स से क्या करना है, माइनस करना है। स्टैंडर्ड मिक्स को एक्चुअल मिक्स से क्या करना है, माइनस करना है। मल्टीप्लाई किससे होगा, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ एक्चुअल मिक्स क्या है, एक्चुअल मिक्स तो यही है, ये देखो एक्चुअल में यही मिक्सिंग हुई है 1100 और 1800, ठीक है। पर स्टैंडर्ड मिक्स कहां से मिलेगा, स्टैंडर्ड मिक्स सोचो, दिमाग लगाओ, स्टैंडर्ड मिक्स मुझे कहां से मिलेगा। तो स्टैंडर्ड मिक्स कैसे मिलता है वही मैं तुम लोगों को भी बताने वाला हूं। मुझे एक बात बताओ, एक्स मैंने कितना लगाया है 1100, वाई मैंने कितना लगाया 1800, टोटल मैंने कितना लगाया 1800 प्लस 1100, मैंने लगाया 2900 किलो टोटल। इन टोटल एक्स और वाई को मिला के 2900 किलो लगाया है। इसका ये जो 2900 किलो जो मैंने लगाया है, जिससे मेरा 500 यूनिट्स का आउटपुट आया है, ठीक है। तो ये जो मैंने लगाया 2900 किलो, इसका स्टैंडर्ड मिक्स क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड मिक्सिंग क्या होता। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड मिक्स से लगाता तो क्या मिक्सिंग सही होती, तो मेरे आउटपुट में फर्क पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता। तो इसका स्टैंडर्ड मिक्स क्या होगा, तो इसको रेशियो क्या है मेरा, एक्स और वाई को मिलाने का स्टैंडर्ड रेशियो क्या है 1:2, 1:2 में मिला हुआ होना चाहिए। पर ये तो गड़बड़ है, ये तो 11:18 में मिला हुआ है। तो मैं चाहता हूं यही जो मैंने 2900 का यूनिट्स खर्चा किया है, मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं इसको 1:2 में मिलाता तो एक्स और वाई कितना कितना मुझे मिलाना होता। तो मैं कैसे करूंगा, डिवाइड करूंगा 3 से, मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। तो देखो x 2900 इंटू 1/3, y 2900 इंटू 2/3। तो मैं इस रेशियो में इसको मिलाता तो ये आ रहा है मेरा 966.67, ठीक है, और इंटू 2 कर दूं तो ये आ रहा है मेरा 1933। तो मैं एक काम करता हूं, राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, 197। तो अगर मैं x को 197 kg 167 kg मिलाता और y को 1933 kg मिलाता, इसी को ना, इसी को, ये 2900 किलो जो मैंने अभी यूज किया है प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल में, इसी को अगर मैं 967 kg ऑफ x और 1933 kg ऑफ y मिलाता तो बातें कुछ और होती। स्टैंडर्ड मिक्स होता तो मे भी आउटपुट मेरा ज्यादा आता,
ठीक है 500 यूनिट्स आया ना, मे भी ज्यादा आता, कितना आता वो नहीं पता, पर मे भी ज्यादा आता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है तो हम इतना उस पर वो नहीं कर सकते, रियल लाइफ में तुमको चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा स्टैंडर्ड मिक्स है फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट दिस इज माई स्टैंडर्ड मिक्स। तुमको हर चीज एक्चुअल आउटपुट ले लेना है। एक बात बताओ, ये क्या है, ये मेरा एक्चुअल मिक्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है ना, ये मेरा एक्चुअल मिक्स है फॉर एक्चुअल आउटपुट है, तो मुझे स्टैंडर्ड मिक्स चाहिए फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए। तो एक्चुअल आउटपुट चाहने के लिए मुझे इनपुट तो इतना ही डालना पड़ेगा, कितना 2900, कितना 2900, ठीक है। पर इसको किस रेशियो में डालना पड़ेगा, 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। तब मुझे क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड मिक्स। जो एक्चुअल मिक्स है ना उसका जो टोटल है वही उतना इनपुट में डाला हूं, पर वो मिक्सिंग गलत हुई है, 11:18 में हुई है, मेरे को किस में चाहिए थे 1:2 में। तो मैं उसी को क्या निकाल दूंगा, उसको मैं रिवाइज कर दूंगा, क्या कर दूंगा, रिवाइज, मैं उसको स्टैंडर्ड कर दूंगा, स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दूंगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूं पता है, इसको मैं बोलता हूं रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। क्या बोलता हूं मैं इसको, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब मैंने जो एक्चुअल क्वांटिटी थी, जो एक्चुअल का मेरा इनपुट था, उसको मैंने स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दिया। किसमें बांट दिया, स्टैंडर्ड रेशियो में। तो मेरी रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। अब ये बन गया कंपेरेबल ग्राउंड। अब क्या बन गया ये, कंपेरेबल ग्राउंड। तो स्टैंडर्ड रेट क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा, 3 रुपए एक्स का है और 2 रुपए वाई का है, ये मेरा स्टैंडर्ड रेट है, ठीक है। अब इसमें मैं स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स करूंगा। स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्स 967, 967, एक्चुअल मिक्स ऑफ एक्स 1100, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ वाई 1933, एक्चुअल मिक्स ऑफ वाई 1800। तो देखो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। अभी मैं तुमको इससे इजी तरीका बताऊंगा, अभी तो तुमको सोचना पड़ रहा है। अभी तो इसके बाद जो निंजा टेक्निक बताऊंगा ना उसमें तुमको सोचना भी नहीं पड़ेगा। पर भैया तो वही वाली बताओ ना, डायरेक्ट बताओ। मैं तुम लोग को लिटरली बता रहा हूं, अगर मैं तुमको डायरेक्ट सेकंड वाला तरीका बता देता ना तुमको कोई दिक्कत नहीं आती, पर मुझे उससे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है पता है, क्योंकि वहां पर मैं उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाऊंगा जितना मैं यहाँ बड़ा इतना लंबा लेके जा रहा हूं। देख रहे हो फालतू में मैं लंबा खींच रहा हूं इसको, पर मैं तुमको समझाना चाहता हूँ लॉजिक, इस वजह से, ठीक है। तो ये मैंने एक्स का, ये वाला पोर्शन मेरा एक्स का डिनोट करता है, ये वाला पोर्शन मेरा वाई डिनोट करता है। देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है इंटू 3, तो ये आ रहा है मेरा 399 नेगेटिव, और ये हो जाएगा मेरा 1933 माइनस 1800 इंटू 2 3 प्लस MRC। तो ये आ रहा है मेरा 133 एडवर्स। इसको पूरा सॉल्व करने से 133 एडवर्स। और ये क्या मेरा डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। किस वजह से आया, मिक्सिंग में गलती है। एक्स इतना मिक्स होना चाहिए था, इतना मिक्स हुआ है। वाई इतना मिक्स होना चाहिए था, इतना मिक्स हुआ है, ठीक है। कैसे निकला ये, ऐसे निकला ये कि जो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी थी ना उसको मैं स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दिया। तो मेरे को एक्चुअल में जो मिक्सिंग में गलती हुई है, जो मिक्सिंग में गलती हुई उससे पता चला ये जो 2900 का मेरा इनपुट है ना, ये ना 1100:1800 में बढ़ गया है, पर ये बटना चाहिए था 1:2 में। तो गलती किधर हुई है, मिक्सिंग में। तो मेरे को सिर्फ मिक्सिंग का इफेक्ट चाहिए, मेरे को अभी यूनिट्स का इफेक्ट नहीं चाहिए, समझ रहे हो। 2900 यूनिट्स का मैं एक्चुअल क्वांटिटी क्यों लिया, तुम लोग पूछो मेरे से डाउट, मैं बच्चा हूं, मैं अपने आप से डाउट पूछ रहा हूं। भैया 2900 यूनिट्स क्यों लिए, क्योंकि बेटा ये मेरे को सिर्फ मेरे को जो वेरिएशन है वो ये जानना है कि मिक्सिंग में गलती होने की वजह से क्या वेरिएशन है। सिर्फ यूनिट्स अगर मैं अलग ले लूं, सोचो अगर मैं 2900 ले लूं, 2900 ले लूं इस रेशियो में, और उधर मैं स्टैंडर्ड ले लूं, स्टैंडर्ड कितना है मेरा 3000 है ना, 1000 और 2000, 3000 को 1:2 में ले लूं, तो यहां पर मेरे को दो गलतियां पकड़ाएगी। कौन सी दो गलतियां पकड़ाएगी, एक तो मिक्सिंग वाली गलती पकड़ाएगी और एक ईल्ड वाली गलती भी पकड़ा जाएगी। क्यों ईल्ड वाली गलती पकड़ा रही है, क्योंकि मैं यूनिट्स को भी कंसिडर कर लिया और मिक्सिंग को भी कंसिडर कर लिया, और वो चीज मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस में। ये देखो यहां पर इसको मैंने स्टैंडर्ड लिया है और इसको मैंने एक्चुअल लिया है, तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस है ना वो दो चीज का इफेक्ट दिखा रहा है, मिक्सिंग में गलती का भी इफेक्ट दिखा रहा है और ईल्ड में भी गलती का इफेक्ट दिखा रहा है। और इसी को तो मैं दो हिस्से में बांट रहा हूं, एक हिस्सा ये हो गया, अभी एक हिस्सा और निकालूंगा, कौन सा, डायरेक्ट मटेरियल ईल्ड वेरिएंस। तो बेटा यहां पर ये दोनों का इफेक्ट कंसीडर हुआ है, यहां पर ये दोनों का इफेक्ट, पर अभी मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि सिर्फ मिक्सिंग की वजह से क्या गलती हुई है। तो मैं यूनिट्स एक्चुअल ले रहा हूं, यूनिट्स में एक्चुअली ले रहा हूं, और उसी एक्चुअल यूनिट को जो एक्चुअल रेशियो है और जो स्टैंडर्ड रेशियो है उसमें क्या अंतर है वो अंतर निकाल रहा हूं, कहां पर,
डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस में। तो डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस में क्या करते हैं, एक तो स्टैंडर्ड रेट ही लेते हैं, फिर यहां पर लेते हैं हम क्या, स्टैंडर्ड जितना हमारा क्वांटिटी था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरे को जितना डालना था माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरे को कितनी डालनी थी कैसे पता चलेगा, बताओ बताओ तुम लोग बताओ, कैसे पता चलेगा मेरे को कि मेरे को स्टैंडर्ड में कितनी क्वांटिटी डालनी थी। सोचो, तुम दिमाग लगाओ, तब तक मैं ड्रिंक्स ब्रेक ले लेता हूँ। चलो सोच लियोगे तुम लोग। चलो अब मैं तुम लोग को देखता हूँ, तुम लोग अब बताना तुम लोग की जजमेंट सही थी कि नहीं। देखो स्टैंडर्ड रेट तो छोड़ो उसको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब यील्ड वेरिएंस मतलब क्या होता है, फिर से एक बार, यील्ड वेरिएंस मतलब क्या होता है, जितना इनपुट डालना था उतना इनपुट नहीं डाला, कुछ तो भी कम ज्यादा डाला हूं, कुछ तो भी कम ज्यादा डाला हूं। तो बताओ कितना इनपुट डालना था, ये देखो दिया हुआ है 1000 और 2000 आइडियली इनपुट डालना था फॉर द पर्पस ऑफ 500 यूनिट्स, फॉर द पर्पस ऑफ 500 यूनिट्स 1000 और 2000 का इनपुट डालना था। तो मुझे स्टैंडर्ड तो मिल गया, स्टैंडर्ड कितना है, एक्स का है, एक्स का है 1000 और y का है 2000, स्टैंडर्ड तो मिल गया, पर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हुई है। तो अब सोचो, एक्चुअल क्वांटिटी तुमको दी हुई है कितनी है, 2900 दी हुई है, 2900, पर ये जो 2900 है ना, ये गलत रेशियो में डली हुई है, और मुझे रेशियो का इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जानना है कि इनपुट, इनपुट जो गलत डाला है तो कितना गलत डाला है, मुझे सिर्फ इनपुट कितना गलत डाला है उसका मेरे को इफेक्ट चाहिए, मुझे रेशियो, अब ये तो गलत रेशियो में डली हुई है ना, ये कितना डाली हुई है 1100 और 1800, फिर से लिखो यहां पर x और y, 1100 डली है और 1800 डली है, मेरे को रेशियो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रेशियो भी गलत ले लिया तो फिर क्या ही फायदा होगा, मुझे सिर्फ जानना है कि इनपुट गलत डालने से क्या हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इनपुट डाला है ना, ये टोटल कितना डाला है 2900, इसको मैं सही रेशियो में ले लेता हूं, तो रेशियो का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर रेशियो सही ले रहा तो सही रेशियो में अगर मैं इसको बांटूंगा तो कितना आएगा, ये देखो निकाल चुका हूं 967, सही रेशियो मतलब स्टैंडर्ड रेशियो, और 1933। तो अगर बेटा मैं इसको सही रेशियो में बांटूंगा, अगर मैं इसको सही रेशियो में बांटूंगा तो इतना इतना इनपुट एक्चुअल में डाला है, एक्चुअल इनपुट, और स्टैंडर्ड इनपुट कितना होना चाहिए था, स्टैंडर्ड इनपुट होना चाहिए था 1000 और 2000, एक्चुअल इनपुट कितना डाला है सही रेशियो में 967। अब रेशियो सही ले लिया तो रेशियो वाली गलती नहीं पकड़ाएगी ना, यहां पर अब सिर्फ इनपुट वाली गलती पकड़ाएगी, कितना इनपुट डालना था एक्स का, इतना इनपुट डाला है, ठीक है, वैसे ही वाई का इतना इनपुट डालना था, इतना इनपुट डाला है, इनटू स्टैंडर्ड रेट, इसका 3 रुपए, इसका 2 रुपए। बोलो आ रही क्या बात समझ में? यस भैया, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार और सुनो ध्यान से। यील्ड वेरिएंस मतलब क्या होता है, जितना इनपुट डालना था उतना इनपुट डाला नहीं। अब मेरे को उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है। अब कौन सी वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अब समझो ना, अभी मैं चेंज कराऊंगा ये सबको, ये वो वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं जो हम पहले ले रहे थे, अभी फॉर्मूले चेंज होंगे, अभी मैं सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए कुछ भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसलिए बोला हूं तुम लोग को, अभी कोई लिखेगा भी नहीं, अभी सिर्फ समझो कौन सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी वही चाहिए जितना मेरे को आउटपुट लिए चाहिए थी, तो 1000 चाहिए थी एक्स का और 2000 चाहिए था वाई का, ये तो मेरे को क्वेश्चन से मिल गया डायरेक्ट, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी जो मेरे को दी हुई है वो मेरे को दी हुई है 1100 और 1800 रुपए, पर दिक्कत ये है कि इसके अंदर ना गलत मिक्सिंग भी गलत हुई है, मिक्सिंग भी गलत हुई है। तो अगर मैं यहां पर 1100 और 1800 लिख दूं, अगर मैं यहां पर 1100 लिख दूं और 1800 लिख दूं तो ठीक है, जो मैं निकालूंगा ना उसमें ना किसका इफेक्ट आ जाएगा पता है, दो चीज का इफेक्ट आ जाएगा, मिक्सिंग भी गलत है तो उसका भी इफेक्ट आ जाएगा, और अगर इनपुट कम या ज्यादा डाला है उसका भी इफेक्ट आ जाएगा, पर मेरे को दोनों का इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इनपुट गलत डाला है ना उसका इफेक्ट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं ना, इसके रेशियो को सही कर देता हूं, दोनों मिला के 2900 है, तो जो रेशियो वाली गलती है ना इसके अंदर उसको मैं सही कर देता हूं, तो मैं इसको 1:2 में बांट देता हूं, जो कि ये कितना आएगा मेरा 967 और 1933। तो इसके अंदर जो दो गलतियां थी ना उसमें से एक गलती सुधर गई, कौन सी वाली, मिक्सिंग वाली गलती सुधर गई। अब जब इसकी मिक्सिंग वाली गलती सुधर गई ना तो अब मेरे को सिर्फ एक ही गलती पता चलेगी, और वो कौन सी है, इनपुट वाली गलती, क्योंकि इन टोटल दो ही। और अगर मैं यहाँ 1100 और 1800 डाल दूं तो ये देखो यहाँ पर मेरा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहाँ गया, ये देखो 1100 और 1800, 1000 और 2000, इसको लेने से ना मेरा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ जाएगा। और इसीलिए मैं तुम लोग को बोला कि यूसेज वेरिएंस के अंदर मिक्सिंग और यील्ड दोनों गलती एक साथ आती है, पर फिर उसी का मैं दो हिस्सा करता हूं, मिक्सिंग का अलग करता हूं, जहां पर मैं रेशियो सही ले लेता हूं, क्या कर लेता हूं रेशियो सही ले लेता हूं, ये देखो ये सही रेशियो ले लिया, और फिर उसको मैं गलत रेशियो से कंपेयर करता हूं, ठीक है, सही रेशियो को गलत रेशियो से, स्टैंडर्ड रेशियो को एक्चुअल रेशियो से,
ये देखो, ये स्टैंडर्ड रेशियो में ना मटेरियल, स्टैंडर्ड रेशियो में, स्टैंडर्ड एक्चुअल रेशियो में, समझे? तो स्टैंडर्ड रेशियो में जो मटेरियल है और एक्चुअल रेशियो में जो मटेरियल है, उससे कंपेयर करता हूं तो जो रेशियो की वजह से, जो मिक्सिंग का रेशियो है उसके वजह से जो अंतर आता है वो यहां पकड़ा जाता है, और दूसरा इनपुट गलत डालने की वजह से जो दिक्कत है वो यहां पकड़ा जाती है। ठीक है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, 1 मिनट मुझे इसको सॉल्व कर लेने दो। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं ना, अभी फॉर्मूले सारे में अभी देखना चेंज करता हूं। अभी तुम लोगों को, मेरे को पता है फॉर्मूले में तुम लोगों को दिक्कत आ रही होगी, क्या भैया हर जगह एसक्यू एसक्यू लिख रहे हो पर हर जगह एसक्यू अलग ले रहे हो। तो वो मैं अलग नहीं ले रहा हूं, अभी मैं तुम लोग को समझा रहा हूं। अभी मैं फॉर्मूले चेंज कराऊंगा, बस 2 मिनट का सब्र रख लो। ठीक है, तो ये कितना आएगा मेरा, यार है मेरा 223 फेवरेबल। अब देखो, मैं तुम लोगों को बोला था ना, एक और चीज मैं प्रूफ कर दूं, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो होता है वो डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस उसके बच्चे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना है, 100 रुपए फेवरेबल है। 100 रुपए फेवरेबल मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है वो एडवर्स है 133, तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, ये देखो। और ये 233 फेवरेबल है, तो मतलब ये पॉजिटिव है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 100 इज इक्वल टू 100, लो जी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मैं तुम लोगों को फॉर्मूला एक बार समझा देता हूं, एक बार फिर से देख लो फॉर्मूले का फ्लो चार्ट। हाँ बनाता हूं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अब ये वाला फॉर्मूला तुम लोग फाइनली लिख सकते हो अच्छे से, पांचों को मिला के। अगर तुमको लिखना है पांचों को मिला के, तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड रेट को माइनस करेंगे एक्चुअल रेट से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। ये तीनों चेंज नहीं होंगे, ये तीनों का सही से ही फॉर्मूला लिखा हुआ, उसमें मेरे को कुछ वेरिएशन करके फॉर्मूले में लिखवाना। ये इसमें क्वांटिटी, इसमें रेट कौन सा लेंगे, स्टैंडर्ड रेट। फिर इसके दो बच्चे होंगे, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस में एक तो स्टैंडर्ड रेट तो लेंगे ही, दोनों में स्टैंडर्ड रेट तो ले ही लो। मैं तुम लोग को डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या बताया, मिक्सिंग में गलती है। तो मिक्सिंग को कैसे कैसे मैं कंपेयर करूंगा, मैं देख लो यहां पर फॉर्मूले, ये पहले देख लो सॉल्व कैसे क्यों, फिर मैं लिखता हूं फॉर्मूला। यहां पर मैंने क्या लिया, ये 967 और 1933 है क्या एक्चुअल में, एक्चुअल क्वांटिटी को मैंने स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दिया। क्या किया हूं मैं, एक्चुअल क्वांटिटी 2900 को मैंने स्टैंडर्ड रेशियो में बांटा है ना। तो मैं इसको क्या नाम दिया, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहां पर लिखो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, और माइनस में क्या लिया है मैंने, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस, ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी तो वही नॉर्मल वाली लिया हूं, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने यहां पर लिखी थी ना, वो तुमको ये लिखनी है कि यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी को तुमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में लेना है, ताकि मिक्सिंग में जो गलती वो पता चल सके। यहां पर मैंने क्या किया है, यील्ड वेरिएंस में जरा देखो, यील्ड वेरिएंस में मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो वही ली है, ये देखो 1000 और 2000, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो वही लिख दो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। माइनस में क्या लिया है मैंने, ये देख लो 967 और 1933, क्या है ये एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो है ना, ये यही है ना। और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेशियो का नाम मैंने ऑलरेडी कर दिया है, नामकरण रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी को रिवाइज कर देते हैं हम, तो RAQ, यहां पर भी क्या आ जाएगा, RAQ आ जाएगा। ये भी सेम डेफिनेशन यहां पर भी एप्लीकेबल, तो ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, सेम डेफिनेशन उसके लिए भी एप्लीकेबल। तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला है, और यही 5 फॉर्मूले पे हमारा पूरा चैप्टर आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो, और फिर उसके बाद इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं तुमको ये भी दिखा देता हूँ कि यहां से हमने चालू किया क्वेश्चन को, ये हमने किया सॉल्व, फिर हमने ये किया सॉल्व। ये दिख रहा है ना तुम लोगों को, लिख लो, क्या दिख रहा होगा पर लिख लो, मैं पास करके भी ठीक है। और जो मैं तुम लोग को सेकंड मेथड बता रहा हूं, जो हम लोग थ्रू आउट पूरे चैप्टर में फॉलो करने वाले हैं, सेकंड मेथड, वो हम
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेरे को तुमको लॉजिक समझाना था इस चैप्टर का, लेक्चर लंबी हो गई क्योंकि लॉजिक समझाने में समय लगता है, तो इस वजह से लंबी एक्सटेंड हो गई। और होप सो तुम लोगों को लॉजिक समझ में आ जाओगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तुमसे मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।